स्वागत है मैडम खुशी यूट्यूब चैनल पर। अब हम सुनते हैं भाग्य पर आधारित शानदार कहानी। अपनी रोल्स रॉयस में बैठा और सुरक्षा काफिले के साथ दफ्तर की ओर लौट गया। इधर शनाया अपनी बहन लक्ष्मी के ब्रेकफास्ट टाइम पहुंची। रेस्टोरेंट का रिनोवेशन लगभग पूरा हो चुका था। अब बस फर्नीचर जमाना था, थोड़ी सफाई करनी थी और फिर उद्घाटन। लक्ष्मी को बस एक शुभ दिन तय करना था। दुकान के बाहर लगा बोर्ड ऑल यू कैन ईट भले ही थोड़ा साधारण लगे, लेकिन आम लोगों को यही पसंद आता था। गली हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी, चारों तरफ फास्ट फूड और नाश्ते की दुकानों की कतार। आसपास के दुकानदार लक्ष्मी के रेस्टोरेंट को लेकर काफी उत्सुक थे। क्या वह उनकी नई प्रतिस्पर्धी बनने वाली थी? कुछ लोग तो सीधे आकर पूछ भी चुके थे। लक्ष्मी ने ईमानदारी से बताया था कि वह फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में उतर रही है। बाद में वही दुकानदार धीमी बिक्री और बढ़ती प्रतिस्पर्धा की कहानियां लेकर आते और लक्ष्मी बस मुस्कुरा देती, अपनी राय दिए बिना। जब उसने यह जगह चुनी थी तो उसने पूरा सर्वे किया था। हाँ, दुकानों की भरमार थी, लेकिन लोगों की आवाजाही भी उतनी ही ज्यादा। यही रास्ता रावत कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का भी था। हालांकि कंपनी में कैंटीन थी, लेकिन कर्मचारियों को बाहर खाने या टिफिन लाने पर सब्सिडी मिलती थी। कई लोग रोज रोज कैंटीन का खाना खाकर ऊब चुके थे, इसलिए बाहर खाना पसंद करते थे। पास ही एक हाई स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल और 2 किंडरगार्टन भी थे। अगर खाना अच्छा हो और मेहनत सच्ची तो यहाँ कमाई की पूरी गुंजाइश थी। लक्ष्मी दूसरों से ज्यादा भाग्यशाली थी। किराया कम था। दिग्विजय ने उसे रियायती दर पर जगह दिलाई थी। 15 साल की उम्र से घर संभालने और खाना बनाने वाली लक्ष्मी अपने हुनर पर भरोसा रखती थी। ऑल यू कैन ईट चलकर रहेगा, मुझे पूरा यकीन था। टेबल पहुंचते हुए उसकी नजर बाहर पड़ी। पार्किंग में शनाया की कार आकर रुकी थी। लक्ष्मी के होठों पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान आ गई। क्या अब शनाया और वैभव का रिश्ता सुधरेगा? जानने के लिए बहन रुका और कपड़ा हाथ में लिए बाहर की ओर बढ़ गई। पार्किंग में गाड़ी रुकते ही उसने देखा उसकी बहन शनाया शाह गाड़ी से उतर रही थी। गोद में छोटा सा सोनू था। उस दृश्य में एक अपनापन था, एक सुकून, जिसे देख लक्ष्मी के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। मम्मी! सोनू जैसे ही जमीन पर उतरा, नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ अपनी मां की ओर लपका। शनाया ने हल्की हंसी के साथ लक्ष्मी से कहा, मैं इसके साथ इतना समय बिताती हूँ, फिर भी मां के सबसे ज्यादा करीब यही रहता है। लक्ष्मी ने शरारती अंदाज में छेड़ा, और होना भी चाहिए। तुम और वैभव राणा बच्चों से इतना प्यार करते हो, तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। उसने ध्यान दिया। शनाया बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप रह गई। वो मुस्कान अधूरी थी। लक्ष्मी समझ गई, बहन और जीजा के बीच सब ठीक नहीं है, कम से कम अभी नहीं। वैभव तुमसे क्या बात करना चाहता था? लक्ष्मी ने चिंता छुपाते हुए पूछा। शनाया ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वापस गाड़ी की ओर गई और अंदर से एक मोटा सा लिफाफा उठाकर ले आई। तीनों अंदर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। अधूरा सा लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ स्थान, जहां जल्द ही लोगों की आवाजें, हंसी और खाने की खुशबू बसने वाली थी। मजदूर कहाँ हैं? शनाया ने इधर उधर देखते हुए पूछा। काम अभी पूरा हुआ है। लक्ष्मी ने सोनू को जमीन पर बैठाकर खिलौने देते हुए कहा, मैंने कहा था कि सफाई और आखिरी चेक मैं खुद कर लूंगी, कल पैसे दे दूंगी अगर सब ठीक लगा। उसने बहन के लिए पानी निकाला और दोनों एक मेज पर आकर बैठ गईं। वो मेज जिसे लक्ष्मी ने बार बार पहुंचा था, जैसे उसके सपनों का आधार हो। लक्ष्मी, तुम सच में बहुत आगे की सोचती हो, शनाया ने कहा। लक्ष्मी हंस पड़ी। सोनू, और मेरे भविष्य के लिए मेरा सपना है दिल्ली में ऑल यू कैन ईट की पूरी चेन खोलना। मुझे यकीन है तुम कर लोगी, शनाया ने दिल से कहा। फिर उसने वो लिफाफा आगे बढ़ा दिया। ये वैभव ने दिया है, मैं नहीं चाहती थी। उसकी आवाज हल्की सी टूट गई। हम दोनों के बीच कुछ है जो वो समझ नहीं पा रहा। उसने समझौता किया, कहा कि इसे अपने पास रख लो, पर वो अब भी नहीं जानता कि मुझे असल में क्या चाहिए। लक्ष्मी ने लिफाफा खोला। अंदर कागजात थे, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, गाड़ियों की चाबियां और राणा कॉर्पोरेशन के शेयर ट्रांसफर पेपर्स। एक पल के लिए वह सांस लेना भूल गई। ये सब वैभव ने तुम्हें दे दिया? उसकी आंखें फैल गईं। इतनी दौलत, इतनी ताकत। अक्सर लोग शादी से पहले समझौते करते हैं ताकि कल को रिश्ते टूटें तो संपत्ति सुरक्षित रहे, और जब रिश्ते टूटते हैं तब सबसे ज्यादा लड़ाई इन्हीं कागजों पर होती है। लक्ष्मी को अपना अतीत याद आ गया। जब उसने शुभम से तलाक मांगा था, उसने 1 पैसे तक देने से मना कर दिया था। कहा था, तुमने कमाया ही क्या है? अगर वैभव ने सबूत इकट्ठा न किए होते तो आज लक्ष्मी के पास न सोनू की कस्टडी होती, न अपने हक की शुरुआत। और आज वही वैभव अपनी पत्नी को सब कुछ सौंप देना चाहता है। ये प्यार है? लक्ष्मी ने मन सोचा, या खुद को खो देने की हद? शनाया ने धीमी आवाज में कहा। उसे यह फैसला लेने में 1 हफ्ता लगा। वो कहता है कि कंपनी वहीं चलाएगा, लेकिन मुनाफा मेरा होगा। उसे लगता है कि अब मैं सुरक्षित महसूस करूंगी, पर वो हमारे बीच की सामाजिक दूरी नहीं देख पाता। पर मैं देखती हूँ, उसके होठों पर कड़वी मुस्कान थी। वो बस यही चाहता है कि मैं उसे छोड़ू नहीं, मैं उसे तलाक नहीं दे सकती। फिर एक ठहराव। वो समस्या की सिर्फ ऊपरी सतह देख रहा है लक्ष्मी। उसे नहीं पता कि हमारे बीच असल फासला क्या है। वो मुझे अब भी ठीक से नहीं जानता। लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों को साथ रहते हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। यह स्वाभाविक है कि वो तुम्हें पूरी तरह न जान पाए, लेकिन क्या तुम ये कह सकती हो कि तुम भी उसे पूरी तरह जानती हो? कमरे में खामोशी फैल गई। सोनू की हंसी दूर से गूंजी, और 2 बहनों के बीच रिश्तों की गहराई और उलझने और भी गहरी हो गई। लक्ष्मी ने बहन के हाथ पर स्नेह से थपकी दी और कागजात को वापस लिफाफे में रखते हुए बोली, एक दूसरे को थोड़ा समय दूषण है, और इतनी बड़ी चीज मेरे किराए के घर में मत रखो। इलाका भले ही अच्छा हो, पर पड़ोसियों के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। फिर उसने सोचते हुए जोड़ा, स्प्रिंगफील्ड में सुरक्षा काफी सख्त है। तुम और वैभव राणा अपने घर में एक सेफ खरीद सकते हो, वहां इसे बंद करके रखना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। आखिर ये वही सब है जो वैभव के पास है। शनाया कुछ पल चुप रही। उसकी उंगलियां अनायास ही लिफाफे के किनारे को सहलाने लगीं। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बाद में दादी को फोन करूंगी, ये कागजात उन्हीं के पास रखवा दूंगी। उनका घर ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, लक्ष्मी ने बिना किसी हिचक के कहा। उसे इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं थी। क्या दोपहर का खाना यहीं करोगी? नहीं, शनाया ने सिर हिलाया। मैं मित्तल परिवार के घर जा रही हूँ, माधुरी मासी से बात करनी है, शायद वहीं खाना खा लूं। लक्ष्मी के चेहरे पर चिंता उभर आई। माधुरी मासी से क्या बात करोगी? कहीं किसी मदद की जरूरत तो नहीं? माधुरी मित्तल, उनकी मासी, दिल्ली के उच्च समाज में एक जाना माना नाम थी। बहनों का उनसे रिश्ता दोबारा जुड़ा जरूर था, लेकिन उन्होंने कभी उनकी हैसियत का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। यहां तक कि जब मासी ने आर्थिक मदद की पेशकश की थी, तब भी दोनों ने विनम्रता से मना कर दिया था। उनके लिए पैसा नहीं, परिवार ज्यादा मायने रखता था।
उनकी जिंदगी की रफ्तार वैसे ही थी, सादी, आत्मसम्मान से भरी। लक्ष्मी की पूर्व सास गुप्ता जी की पत्नी अक्सर ताने मारती थी, इतनी बड़ी मित्तल फैमिली से रिश्ता है, फिर भी तुमने उनका पैसा नहीं लिया। कितनी मूर्ख हो। वो तो यहां तक कहती थी कि लक्ष्मी मित्तल ग्रुप में ऊंची नौकरी कर सकती थी या शुभम के लिए कोई पद ही लगवा देती, क्योंकि शुभम अक्सर अपने माता पिता से कहता था कि उसकी नौकरी खतरे में है। लक्ष्मी अक्सर ऐसी बातों को अनसुना कर देती थी। शनाया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माधुरी मासी का उठना बैठना बड़े लोगों में है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे उस दुनिया से मिलवाए। मैं देखना चाहती हूँ क्या मैं वहां खुद को ढाल पाऊंगी। अनिका ने मुझे एक निवेश के बारे में बताया था। उसने पूछा कि क्या मैं दिलचस्पी रखती हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया है, मैं उस प्रोजेक्ट में अपने सारे पैसे लगाने जा रही हूँ। उसकी आवाज में डर भी था और दृढ़ता भी। तलाक कोई रास्ता नहीं था। अगर वैभव उसे छोड़ने नहीं देना चाहता तो वो भी भागने वाली नहीं थी। जब पीछे हटने का विकल्प नहीं होता तब सामने खड़े सवालों से आंख मिलानी ही पड़ती है। जिंदगी ने यह इम्तिहान मेरे सामने रखा है। शनाया ने खुद से कहा, कम से कम कोशिश तो करूंगी। हार जीत जो भी हो पछतावा नहीं रहेगा। अगर बिना पूरी कोशिश किए हार मान ली तो वही सबसे बड़ा अफसोस होगा। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुमने ठान लिया है। आगे बढ़ो शनाया, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर लोगी। शनाया के चेहरे पर पहली बार हल्की सी चमक लौटी। उसने बहन के साथ हाथ मिलाया। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, अब देर मत करो। लक्ष्मी ने कहा, माधुरी मासी अब तक जाग चुकी होंगी, अभी निकली तो समय पर पहुंच जाओगी, वरना फिर उनके लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। उच्च समाज की महिलाओं का दिन हमेशा व्यस्त रहता है। मैं सोनू को साथ ले जा रही हूँ, शनाया ने कहा, ताकि वो तुम्हें परेशान न करे। लक्ष्मी हंस पड़ी, ठीक है, वैसे भी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शनाया ने आखिरी घूंट लिया, सोनू का हाथ पकड़ा और मित्तल परिवार के घर की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह गई, लक्ष्मी ने कांच का दरवाजा बंद किया और वहीं जगह पर दौड़ना शुरू कर दिया। वजन घटाने का उसने खुद से वादा किया था, दिन में 3 बार कसरत। अगर कभी बाहर दौड़ने का समय न मिलता तो वो रस्सी उठा लेती। खाली रेस्टोरेंट में अधूरे सपनों और पसीने की बूंदों के बीच लक्ष्मी लगातार कूदती रही, हर छलांग के साथ अपने भविष्य को और मजबूत करती हुई। लक्ष्मी इन दिनों अपने खान पान को लेकर बेहद सख्त थी। चीनी और चर्बी से भरपूर चीजों से उसने पूरी तरह दूरी बना ली थी। इस समय उसका वजन लगभग 60 किलो था और उसका लक्ष्य सिर्फ 10 किलो और घटाने थे। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन लक्ष्मी ने ठान लिया था, इस बार वो खुद को फिर से पाएगी। काफी वजन घट जाने के बाद उसका चेहरा साफ नजर आने लगा था। आंखों में थकान तो थी, लेकिन शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ दिख रहा था। सबसे बड़ी बात, अब उसे आईने में खुद से नफरत नहीं होती थी। दौड़ लगाकर जब वह वापस अपने रेस्टोरेंट की ओर लौटी तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। शुभम वहां खड़ा था। उसकी कार ठीक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। कांच का दरवाजा बंद था, इसलिए वो अंदर नहीं जा सका था। वह कार से टेक लगाए खड़ा था, एक हाथ जेब में, दूसरे में सिगरेट। बीच बीच में वह कश लेता और धुआं हवा में छोड़ देता। लक्ष्मी की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी जिंदगी में अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा अवांछित था तो वही था, और ये भी नहीं कि वो सोनू से मिलने आया हो। विडंबना देखिए, शादी के दौरान शुभम शायद ही कभी घर आता था। उनके बीच बातचीत नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी थी। लक्ष्मी जब घर गृहस्थी की बातें करती तो उसे तुच्छ कहकर टाल देता। शुभम को शेयर प्रोजेक्ट और मीटिंग्स की बातें पसंद थी। लक्ष्मी नौकरी की दुनिया से बाहर हो चुकी थी, इसलिए न वो सलाह दे पाती थी, न उसकी बातों में दिलचस्पी दिखा पाती थी। वो अक्सर कहता, हम दोनों में अब कुछ कॉमन नहीं रहा। और अब तलाक के बाद जब लक्ष्मी ने उसे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की, वो बार बार उसकी जिंदगी में आ खड़ा होता था। कहां चली गई थी? लक्ष्मी को देखते ही शुभम सीधा खड़ा हुआ और रुकी आवाज में बोला, दरवाजा बंद है। ऐसे चलाते हैं बिजनेस? मेरा पैसा बर्बाद मत करो। क्या तुम्हें लगता है हर कोई बिजनेस चला सकता है? लक्ष्मी ठिठक गई। उसने ठंडी नजर से उसे देखा। तुम्हारा पैसा? उसकी आवाज में तंज साफ था। मैं अपने पैसे से ये सब कर रही हूं। पर शुभम के चेहरे पर वही पुरानी अकड़ लौट आई। और इस वक्त तुम यहां क्या कर रही हो? इस वक्त तो तुम्हें ऑफिस में होना चाहिए था। लक्ष्मी ने कड़ा लहजा अपनाया। शुभम, हम अब साथ नहीं है। क्या तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर सकते हो? तुम्हारी पत्नी को पता चला तो वो मुझ पर ही इल्जाम लगाएगी कि मैं उसका आदमी छीन रही हूं। उसने मन ही मन कड़वाहट से सोचा, वो उम्र भर सिंगल मदर रह लेगी, लेकिन शुभम के साथ दोबारा नहीं। एक बार वो उसके आकर्षण में फंस चुकी थी, अब वही गलती दोहराने वाली नहीं थी। शुभम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरी नौकरी छीन ली, वो लगभग चिल्लाया। मेरे बॉस ने मुझे और जानवी दोनों को निकाल दिया और मुआवजा देने से भी मना कर रहा है। वो अपने बॉस से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन उसके खिलाफ वही सबूत इस्तेमाल किए गए जो कभी लक्ष्मी ने उसके सामने रखे थे। उल्टा बॉस ने उस पर बरसते हुए कहा था कि राणा कॉर्पोरेशन की वजह से उनकी कंपनी पहले ही घाटे में जा रही है और ये सब वैभव, राणा की निजी नाराजगी का नतीजा है। अगर शुभम और जानवी को रखा जाता तो पूरी कंपनी डूब सकती थी। शुभम जानता था ये सब वैभव की वजह से हो रहा है। उसे यह भी पता था कि उसकी नौकरी ज्यादा दिन की नहीं, फिर भी उसने इस्तीफा नहीं दिया। वो इंतजार कर रहा था कि उसे निकाला जाए ताकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुआवजा मिल सके, लेकिन उसकी किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। कंपनी के पास उसके विश्वासघात के पुख्ता सबूत थे। बॉस ने यहां तक कह दिया कि तुम पर हरजाना नहीं ठोक रहा हूं, यही मेरी दरियादिली है। फिर भी शुभम मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठा था। मानना पड़ेगा, तुम बहुत बेरहम हो लक्ष्मी, उसने जहर उगलते हुए कहा। तुमने मेरी आधी से ज्यादा संपत्ति ले ली और मेरी नौकरी भी खा गई। कहते हैं ठुकराई हुई औरत से बड़ा कोई कहर नहीं होता। आज मैं खुद उसे झेल रहा हूं। उसकी हंसी कड़वी थी। मुझे तुमसे तलाक लेने का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस बस ये है कि ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। अगर उसने शनाया शाह की शादी से पहले तलाक ले लिया होता तो शायद उसे वैभव राणा के कहर का सामना ही न करना पड़ता। ये सोचते हुए भी उसके सीने में कहीं गहरी जलन धधक रही थी, क्योंकि वो जानता था लक्ष्मी अब वही औरत नहीं रही जिसे वो कभी हल्के में लिया करता था। उधर उसकी बातें सुन गुस्से से भरी लक्ष्मी के होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ साफ साफ नफरत और आत्मसम्मान। मैंने तुम्हारी नौकरी छीन ली? उसकी आवाज में तीखापन था। शुभम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी लालच किसी की नजर में नहीं आएगी? तुम्हारी नौकरी गई है क्योंकि तुम खुद उसके जिम्मेदार हो। अपनी नाकामी का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। वो एक पल रुकी, फिर बिना किसी हिचक के बोली, मुझे भी अफसोस है। अफसोस इस बात का कि मैं तुम्हें समय रहते पहचान नहीं पाई। अफसोस इस बात का कि मैंने तुमसे पहले तलाक क्यों नहीं लिया। उसकी आंखों में अड़िग दृढ़ता थी। शुभम, अगर जिंदगी में किसी एक फैसले पर मुझे जरा सा भी पछतावा नहीं है तो वो है तुमसे तलाक लेना। शुभम ने उसे घूर कर देखा।
उसकी नसें तनी हुई थीं, आवाज़ कांपती हुई लेकिन गुस्से से भरी। फिर भी वो लगभग चिल्लाया, मुझे तो नौकरी से निकाला ही जाना था क्योंकि तुम्हारे पास वैभव राणा है। लक्ष्मी, हम सालों तक पति पत्नी थे, क्या इसका कोई मतलब नहीं? वो तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? तलाक के वक्त उसने लक्ष्मी से गिड़गिड़ा कर कहा था कि वो सबूतों का इस्तेमाल न करे। लक्ष्मी ने वादा भी किया था कि वो बदला नहीं लेगी, लेकिन शुभम ने यह नहीं सोचा था कि शनाया शाह और उसका पति इस कहानी में दखल देंगे। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये जानबूझकर किया गया वार था। मुझे यकीन है, शुभम ने उंगली उठाते हुए कहा, तुम शुरू से जानती थी कि वैभव राणा ही राणा परिवार का वारिस है। तुम जानती थी कि वो मेरी जिंदगी तबाह कर देगा, मुझे नौकरी से निकलवाएगा, मेरा भविष्य बर्बाद कर देगा। लक्ष्मी की हंसी में कड़वाहट खुली हुई थी। मुझे कैसे पता होता कि वैभव कौन है? उसने पलटकर पूछा। मैं गृहिणी थी, एक घर में रहने वाली मां, मुझे उसके ओहदे और पहचान का पता कैसे चलता? उसने शांत लेकिन सख्त स्वर में आगे कहा, और फिर भी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तलाक हमारा मामला था, मैंने तुम्हें अपना वचन दिया और निभाया, लेकिन मैं शनाया और वैभव के सोचने समझने या उनके फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे तुम ये गारंटी नहीं दे पाए कि तुम्हारी मां और बहन मुझे परेशान नहीं करेंगी। चांदनी का नाम सुनते ही शुभम के चेहरे का रंग बदल गया। तो मतलब फेस्टिवल से पहले मेरी बहन और उसके पति की नौकरी जाने के पीछे भी वैभव ही था? वो खुद से बड़बड़ाया, जरूर वही होगा, वो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था। लक्ष्मी ने कंधे उचकाए। वैभव मेरा बहनोई है, अगर वो मेरे लिए खड़ा हुआ तो इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाकर उसी से बात करो। ये कहते ही माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। शुभम के पास कोई जवाब नहीं था, असल में हिम्मत नहीं थी। राणा कॉर्पोरेशन का नाम सोचते ही उसका आत्मविश्वास कहीं गुम हो गया। वो आज लक्ष्मी के पास इसलिए आया था क्योंकि उसे पता चला था कि शनाया शाह को वैभव की असली पहचान का सच पता चल गया है और दोनों के बीच सब ठीक नहीं चल रहा। जब तक शनाया खुद को राणा परिवार की बहू मानकर स्वीकार नहीं करती, तब तक शुभम को लगता था कि वो अपनी भड़ास निकाल सकता है। लेकिन अगर शनाया वहां होती तो वो चुप ही रहता। वैभव राणा, राणा परिवार का वारिस और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी जगन बख्शी, उस रहस्यमय बख्शी परिवार से, दोनों दिल्ली के सबसे ताकतवर घरानों में गिने जाते थे। शुभम जानता था अगर शनाया ने उसके खिलाफ एक भी बात वैभव से कह दी तो दिल्ली में उसे दोबारा नौकरी मिलना तो दूर, भीख मिलना भी नामुमकिन हो जाएगा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, जानवी के साथ अपने नए घर की मरम्मत के लिए। यादव परिवार भी आग बबूला था क्योंकि उन्हें पता चला कि शुभम और जानवी ने चुपचाप शादी कर ली है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, पर अब वो लोग शुभम से पैसे मांग रहे थे अपने घर के खर्चे के लिए। पर क्योंकि जानवी पहले ही शुभम के ज्यादातर पैसे घर के रेनोवेशन में उड़ा चुकी थी, इसलिए उसके पैसे बच गए। अब जब जेब से आखिरी पैसे निकल रहे थे तो शुभम को समझ आ रहा था, पैसा कमाना आसान है लेकिन संभालना नहीं। घर की हर ईंट, हर कील, हर फर्नीचर सब पैसे मांगता था और सबसे बड़ी विडंबना, दोनों इस समय बेरोजगार थे। शुभम ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को काबू में रखते हुए अचानक बोला, लक्ष्मी, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए था। उसका लहजा अचानक नरम पड़ गया। क्या तुम्हारा रेस्टोरेंट पूरी तरह से बन गया है? क्या मैं अंदर देख सकता हूं? लक्ष्मी चौकन्नी हो गई। उसने बिना झिझक जवाब दिया, यहीं बात करो, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम न पति पत्नी हैं न दोस्त। फिर उसने तीखे व्यंग्य के साथ जोड़ा, और वैसे भी अकेले अंदर रहना ठीक नहीं होगा। तुम्हारी पत्नी को शक हो गया तो वो मुझ पर ही इल्जाम लगाएगी कि मैं उसके पति को रिझा रही हूं। शुभम पूरी तरह निःशब्द रह गया। उसके सामने खड़ी औरत अब वही लक्ष्मी नहीं थी जिसे वो कभी कमजोर समझता था। पर अचानक शुभम बोल पड़ा, लक्ष्मी, क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? अब क्या करेगी लक्ष्मी? जानने के लिए शुभम कब का लक्ष्मी में रुचि खो चुका था। एक समय था जब वही लक्ष्मी उसकी दुनिया हुआ करती थी, लेकिन बेटे के जन्म के बाद उसका बढ़ता वजन शुभम को खटकने लगा था। उसे लगता था कि लक्ष्मी की सारी अच्छाइयां उसी बोझ तले दब चुकी हैं, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लक्ष्मी ने खुद को बदल लिया था। उसने न सिर्फ अपना वजन कम किया था, बल्कि अपने भीतर की टूटी हुई औरत को भी पीछे छोड़ दिया था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा सशक्त, आत्मविश्वासी और खूबसूरत लगती थी। शुभम को पहली बार अपने ही फैसलों पर शक हुआ। एक समय लक्ष्मी भी उतनी ही सुंदर थी जितनी जानवी, बिल्कुल बराबरी पर उस वक्त उसने इसे कभी माना ही नहीं। जानवी ज्यादा सोचती है, शुभम ने बेपरवाही से कहा, जैसे अपनी ही गलती को हल्का कर रहा हो। आखिर हम पहले पति पत्नी रह चुके हैं, अगर संपर्क रहेगा तो वो गलत मतलब निकाल लेगी। लक्ष्मी, इसे दिल पर मत लेना। काश लक्ष्मी अब भी उससे प्यार करती। शुभम के भीतर एक अजीब सा घमंड सिर उठाने लगा। दो औरतें, दो जिंदगियां, और वो खुद दोनों के बीच खड़ा। पर यह सिर्फ उसका भ्रम था। लक्ष्मी बहुत पहले ही उससे प्यार करना छोड़ चुकी थी। यही सच्चाई शुभम को सबसे ज्यादा चुभती थी। वो वही आदमी था जिसने धोखा दिया था, फिर भी उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि लक्ष्मी उससे भावनात्मक रूप से आगे निकल चुकी है। वह चाहता था कि तलाक के बाद उसकी जिंदगी जानवी के साथ बेहतर हो जाए, और कहीं ना कहीं यह भी कि लक्ष्मी टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन हकीकत ने उसे आईना दिखा दिया था। लक्ष्मी न सिर्फ संभल चुकी थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। लक्ष्मी, मेरी नौकरी छूट गई है। शुभम की आवाज में अब मजबूरी घुल चुकी थी। वैभव राणा मेरे पीछे पड़ा है। नई नौकरी मिलना आसान नहीं। इतने साल की शादी, हमारा बेटा सोनू, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकती? लक्ष्मी चुप रही। रेस्टोरेंट में तुमने कितना लगाया होगा? शुभम आगे बढ़ा, 10 लाख से ज्यादा नहीं। मैं तलाक में तुम्हें 1 करोड़ से ऊपर दे चुका हूं। बस थोड़ा सा उधार चाहिए। उसकी बेशर्मी यही नहीं रुकी। जानवी और मैं फिर से शादी की तैयारी कर रहे हैं। खाना, सजावट, मेहमान, पैसों की कमी पड़ रही है। बस कुछ समय के लिए पैसे दे दो, नौकरी मिलते ही लौटा दूंगा। सोनू हमारा बेटा है, तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला, एक बाल्टी पानी उठाई और शुभम के सामने रख दी। झुको, उसने ठंडे स्वर में कहा, और इस पानी में देखो। मैं क्या देखूं? शुभम ने हैरानी से पूछा। लक्ष्मी की आंखों में बरसों का दर्द एक साथ उमड़ आया। अपनी बेशर्मी देखो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कमजोर नहीं थी। मेरे पैसों पर अपनी नई शादी बसाना चाहते हो? अगर शादी का खर्च नहीं उठा सकते तो शादी मत करो। इसमें मेरा क्या कसूर? वह एक कदम आगे बढ़ी। शुभम, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी वही पुरानी लक्ष्मी हूं? तुमने उस औरत को मार दिया जो तुमसे बेइंतहा प्यार करती थी, जो तुम्हारे लिए सब सह लेती थी, जो तुम्हारी हर गलती को चुपचाप माफ कर देती थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। दफा हो जाओ यहां से, और दोबारा कभी लौट कर मत आना। इतना कहकर उसने बाल्टी उठाई और शुभम की ओर पानी उछाल दिया। शुभम पीछे हटते हुए चिल्लाया, मैं अब भी सोनू का पिता हूं। जब वो बड़ा होगा
उसे सब पता चलेगा कि तुमने उसके पिता के साथ क्या किया है। वो तुमसे नफरत करेगा। फिर उसने जहर उगला, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट छीन लूंगा, मैं वो तुमसे बेहतर चला सकता हूँ। लक्ष्मी का सब्र टूट चुका था। वो फिर से बाल्टी लेकर उसकी ओर बढ़ी। इस बार शुभम बच नहीं पाया, बाल्टी उसके ऊपर जा गिरी। गुस्से में लक्ष्मी ने दरवाजे के पास रखी झाड़ू उठा ली और उस पर बरसाने लगी। शुभम किसी तरह वारों से बचता हुआ कार तक पहुंचा और भाग निकला। भागते हुए भी उसकी घटिया सोच नहीं रुकी। चुड़ैल, कोई मर्द तुम्हें नहीं चाहेगा। मेरे जाने के बाद तुम कुछ नहीं हो लक्ष्मी। कार धूल उड़ाती हुई दूर निकल गई। लक्ष्मी वहीं खड़ी रही, हांफती हुई, लेकिन टूटी हुई नहीं। उसने आज पहली बार महसूस किया था, जिस औरत को शुभम ने कभी हल्के में लिया था, वह अब किसी की दया की मोहताज नहीं थी। वह आजाद थी। शुभम ने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। सड़क पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन उसके भीतर उबल रहा जहर शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ड्राइव करते हुए वह लगातार लक्ष्मी को कोसता रहा। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, जानवी कितनी अच्छी है, कितनी समझदार, कितनी कोमल। उसे जरा भी अफसोस नहीं था कि उसने लक्ष्मी से तलाक लिया, एक पल के लिए भी नहीं। जब वह अपने किराए के फ्लैट के नीचे पहुंचा तो उसकी नजर एक जानी पहचानी कार पर पड़ी। उसका जबड़ा कस गया। फिर आ गई उसकी बहन चांदनी। झुंझलाहट में उसने बालों में उंगलियां फिरा दी। टालने का कोई रास्ता नहीं था, उसे ऊपर जाना ही था। वह और जानवी दोनों ही अब बेरोजगार थे। यह साफ था कि वैभव राणा उसे बर्बाद करने पर तुला हुआ था। पर क्या उसकी बहन और जीजा की नौकरी छूटने के पीछे भी वही था? अगर ऐसा था तो इस दलदल में वह अपनी बहन को भी घसीट लाया था। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ तो अंदर से बहस की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। आज ऑफिस से उसे निकाल दिया गया था और जानवी को तो 2 दिन पहले ही भगा दिया गया था। बस वो नोटिस पीरियड पर थी। कंपनी से निकलते समय वे साथ ही चले थे, लेकिन रास्ते में शुभम ने जानवी से कैब लेकर घर जाने को कह दिया था। उसे खुद से कुछ देर अकेले में गुस्सा निकालना था। जानवी समझ गई थी। वह चुपचाप कैब लेकर चली गई। वैसे भी उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। जब वह शुभम की सेक्रेटरी थी तो उसने हमेशा उसका साथ दिया था। अच्छी सैलरी थी, सम्मान था। अचानक नौकरी छिन जाना जानवी के भीतर गुस्से और असुरक्षा की आग जला गया था। जब वह अपने किराए के घर लौटी तो लिविंग रूम में चांदनी और उसका बेटा लक्की मौजूद थे। जानवी ने हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया और बिना कुछ कहे अपने बेडरूम की ओर बढ़ गई। कमरे में कदम रखते ही उसका दिल बैठ गया। ड्रेसिंग टेबल और फर्श पर उसके मेकअप और स्किन केयर के सामान बिखरे पड़े थे। लिपस्टिक टूटी हुई थी, क्रीम ढक्कन खुली हुई, हर सतह पर फैली हुई। दीवारों, फर्श और रजाई पर लाल लाल खरोंचें और आकृतियां बनी हुई थीं। जानवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। माँ! उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। तभी अनुराधा कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं बहरी नहीं हूं। माँ, जरा ये कमरा देखिए। जानवी का गुस्सा फूट पड़ा। ये सब लक्की ने किया है ना? मैंने कितनी बार कहा है उसे मेरे और शुभम के कमरे में मत आने दिया कीजिए। मेरे सारे कॉस्मेटिक्स खराब कर दिए उसने। चांदनी भी कमरे में आ गई। उसने अपने बेटे की करतूतों पर नजर डाली और कंधे उचका दिए। साफ कर लो, उसने बेरुखी से कहा। तुम बड़ी हो, उसकी मामी हो। 4 साल के बच्चे से इतनी नाराजगी? वो बच्चा है, चांदनी ने आगे कहा। उसे समझ नहीं होती। उसे लगा खिलौने हैं। जब वो यहां आता है ऐसे ही खेलता है। लक्ष्मी ने तो कभी शिकायत नहीं की। लक्ष्मी असलियत यह थी कि लक्ष्मी हमेशा बेडरूम का दरवाजा बंद रखती थी और सोनू के पास ढेर सारे खिलौने होते थे। लक्की वहां खिलौनों को लेकर सोनू से लड़ता रहता। लक्ष्मी के कमरे में घुसकर तबाही मचाने का उसे कभी मौका ही नहीं मिलता। और अगर कुछ बिखर भी जाता तो लक्ष्मी चुपचाप समेट लेती थी। वह हमेशा सब सह लेती थी। तलाक के बाद सोनू लक्ष्मी के साथ चला गया था और जानवी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए घर में बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। 4 साल की उम्र में बच्चे पल भर भी स्थिर नहीं रह सकते। बिना खिलौनों के लक्की ने अपनी ही दुनिया बना ली थी। शुभम वैसे भी दरवाजे बंद रखने का आदी नहीं था, तो लक्की आसानी से अंदर घुस गया। चांदनी असल में यहां नौकरी की परेशानी लेकर आई थी। वह और उसका पति दोनों बेरोजगार थे। खर्चे बढ़ते जा रहे थे। घर में रोज झगड़े हो रहे थे। वह पति को ताना देती कि नौकरी ढूंढने में बहुत वक्त लगा रहा है और वह उसे कोसता कि वह कोई मदद नहीं करती। कमरे में पसरा यह बिखराव सिर्फ सामान का नहीं था, यह उस पूरे परिवार की टूटती हुई जिंदगी का आईना था। वही सचिन रावत का सपना था, अपना खुद का बिल्डिंग मटेरियल्स का बिजनेस शुरू करने का। दुकान किराए पर लेने, उसे ठीक ठाक बनाने और गोदाम तैयार करने के लिए लगभग 10 लाख की शुरुआती पूंजी चाहिए थी। सपना बड़ा था, लेकिन हालात छोटे। चांदनी के कदम यहीं आकर रुक गए। उसके और उसके पति दोनों के पास इस वक्त कोई स्थायी आमदनी नहीं थी। सालों की बचत, वह भी उस अनिश्चित सपने पर दांव पर लगा देना। यह सोचकर ही उसके हाथ कांप जाते थे। अगर व्यापार डूब गया तो, अगर सब खत्म हो गया तो? फिर भी वह चाहती थी कि उसका पति अपने सपनों को मारे नहीं। अगर कारोबार चल पड़ा तो वह गर्व से खुद को मालिक की पत्नी कह सकेगी। परिवार से आर्थिक मदद लेने की आदत पुरानी थी, इसलिए चांदनी का पहला ख्याल अपने माँ बाप और भाई की ओर ही गया। इसी बीच, मैं लक्ष्मी नहीं हूं। जानवी की आवाज कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज टूट रही थी। अगर तुम्हें लक्ष्मी इतनी ही पसंद है तो उसी के पास जाओ। देखो, क्या वह तुम्हारी जरा भी परवाह करती है? जब गुप्ता परिवार उसकी तुलना लक्ष्मी से करता, जानवी के भीतर कुछ टूट जाता। अजीब विडंबना थी। पहले यही लोग लक्ष्मी की बुराइयां करते नहीं थकते थे। अब तलाक के बाद उसी लक्ष्मी को आदर्श बना दिया गया था। चांदनी, जानवी ने कांपती उंगली से अपने कमरे की ओर इशारा किया। तुम्हारे बेटे लक्की ने मेरा कमरा बर्बाद कर दिया है। यह सब तुम्हें साफ करना होगा, और जो कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर उसने तोड़े हैं उनकी पूरी भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। चांदनी का चेहरा तमतमा उठा। मैंने कुछ नहीं किया, उसने तीखे स्वर में कहा। तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? हाँ, लक्की से गलती हुई है तो वही साफ करे। जाओ, उसे ढूंढो। फिर व्यंग्य से जुड़ा। वैसे भी ये सब सामान तो मेरे भाई ने तुम्हें दिलाया था, तुम्हारे अपने पैसों से नहीं खरीदा गया। तो मुझसे पैसे मांगने का हक तुम्हें किसने दिया? खरीद की रसीद दिखाओ, चांदनी ने ठंडे स्वर में कहा। फिर शायद सोचूं। बस यहीं जानवी का सब्र टूट गया। उसने तकिया उठाया और पूरी ताकत से चांदनी की ओर फेंक दिया। शुभम मेरे पति हैं, जानवी चिल्लाई। उन्होंने जो कुछ मुझे दिया है वो मेरा है। या तो सब पूरा पूरा बदलवाओ या फिर याद रखो, जब तक मैं इस घर में हूं तुम यहां कदम नहीं रखोगी। उसकी आवाज में जहर घुल चुका था। बेहतर होगा अपनी मां को भी साथ ले जाओ, उसने आगे कहा। कम से कम तुम्हारे बच्चे को संभाल लें। उन्होंने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया। और याद रखना, जिस दिन वो बीमार पड़ी, लाचार हो गई, मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। जब तुम सबने मुझे इंसान नहीं समझा तो मुझसे फरिश्ता बनने की उम्मीद मत करो। उसने साफ शब्दों में कहा। मैं लक्ष्मी जैसी भली नहीं हूं, ना इतनी सहनशील, ना इतनी चुप। चांदनी का धैर्य भी जवाब दे गया। ये मेरे भाई का घर है, वह चिल्लाई। मेरे माँ बाप यहां रहते हैं,
तुम मुझे बाहर निकालने वाली कौन होती हो? घर की मालकिन बनने का भ्रम मत पालो। उसने गुस्से में अपमानजनक शब्द उछाल दिए। तुमने मेरे भाई का घर तोड़ा है? जानवी जो प्रेमिका नहीं पत्नी थी, यह सब सुनकर आग बबूला हो गई। पत्नी बन जाना आसान था, पर अपमान सहना नहीं। अगले ही पल दोनों औरतें एक दूसरे पर टूट पड़ी। कमरा जहां कुछ देर पहले सिर्फ टूटा हुआ मेकअप था, अब चीखों, थप्पड़ों और बिखरे हुए रिश्तों से भर गया। अनुराधा बीच बचाव के नाम पर आई, लेकिन उनका झुकाव साफ तौर पर बेटी की ओर था। जानवी अकेली थी, पर उसके भीतर आग थी। वह दोनों से लड़ी, जीत नहीं पाई, पर हारी भी नहीं। उधर शुभम के पिता लक्की को गोद में लिए दरवाजे के बाहर खड़े चिल्ला रहे थे, मगर अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। तभी दरवाजा खुला। शुभम, उसने दृश्य देखा और सन्न रह गया। चाबियां हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गईं। वह दौड़कर अंदर आया। ये सब क्या हो रहा है? उसने गरजते हुए पूछा। जानवी ने तुरंत उसका सहारा लिया, आंखों में आंसू, चेहरे पर चोटों के निशान। देखो शुभम, उसने टूटे हुए सामान की ओर इशारा किया। लक्की ने सब तोड़ दिया, दीवारों पर लिख दिया। मैंने तुम्हारी बहन से बस इतना कहा कि साफ कर दे। उसकी आवाज भर आ गई। लेकिन उसने मुझे क्या क्या कहा? उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, जानवी ने धीमे स्वर में कहा, और तुमने वादा किया था कि तुम मेरी ढाल बनोगे, कि कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। उसने उसकी आंखों में देखा। आज तुम्हारी बहन ही मुझे कुचल रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया, और शुभम उस सन्नाटे के बीच खड़ा अब फैसला लेने वाला था। मैंने तुमसे बिना किसी धूमधाम की शादी की। जानवी की आवाज रोते रोते कांप रही थी। और अब तुम्हारी बहन मेरी जिंदगी नर्क बना रही है। शायद उसे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना जरूरी ही नहीं लगता। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। जानवी को याद आया, शादी से पहले गुप्ता परिवार किस तरह लक्ष्मी और उसकी बहन की तारीफों के पुल बांधा करता था। तब सब कुछ इतना मीठा, इतना सलीकेदार लगता था। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी ने सोनू को जन्म दिया, नकाब उतर गया। शायद उन्हें लगा था अब बच्चा है, अब लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। जानवी को मानना पड़ा, गुप्ता लोग अभिनय में माहिर थे, बेहद माहिर। अब जब वह शुभम की पत्नी बन चुकी थी, तो दिखावे की जरूरत भी खत्म हो गई थी। अगर वह शुभम से सच्चा प्यार न करती, तो शायद इस परिवार में कदम रखने से पहले 100 बार सोचती। जहां तक झंझट वाले रिश्तेदारों की बात थी, जानवी को उनसे डर नहीं लगता था। उसे पूरा यकीन था, जब तक उसके हाथ में शुभम का दिल और उसकी जेब की चाबी है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंसुओं के बीच उसने शिकायत की। शुभम का दिल कसैला हो उठा। उसकी आंखें जानवी के आंसुओं से भरे चेहरे पर टिक गईं। फिर वह पलटकर कमरे में फैले बिखरे सामान को देखने लगा। उसकी नसों में गुस्सा दौड़ गया। उसने जानवी को अपने कंधे से लगा लिया और गरजते हुए बोला, चांदनी, तुमने लक्की पर नजर क्यों नहीं रखी? देखो उसने क्या हाल कर दिया है, और तुम जानवी को डांटने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? उसकी आवाज और सख्त हो गई। अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? चांदनी ने बिना किसी अपराध बोध के कंधे उचका दिए। लक्की बच्चा है, उसे समझ नहीं है, उसे समझ नहीं है, लेकिन तुम्हें तो है। शुभम ने तैश में कहा। जब वो मेरे कमरे में गड़बड़ कर रहा था, तुमने उसे क्यों नहीं रोका? या ये जानबूझकर था? शुभम, मैं तुम्हारी बहन हूं। चांदनी तिलमिला उठी। क्या अब तुम अपनी बहन से ऐसे बात करोगे? मुझे पता भी नहीं था कि लक्की कब कमरे में गया। मैं मां के साथ रसोई में थी, मुझे लगा वो कार्टून देख रहा है। उसने पलटकर ताना मारा। गलती तुम्हारी है कि तुमने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया। अब अपनी गलती का ठीकरा बच्चे पर मत फोड़ो। अगर मैं रसोई में मां की मदद नहीं कर रही होती, तो कमरे में जरूर जाती। फिर उसकी आवाज में शिकायत खुल गई। और व्यास भी शादी का मतलब क्या रह गया है? तुम्हारी पत्नी घर में कुछ नहीं करती, साफ सफाई, बाजार, खाना सब माँ बाप करते हैं, और तुम उन्हें देखकर भी कुछ नहीं कहते, बस पत्नी का पक्ष लेते हो। शुभम, तुम पहले ऐसे नहीं थे। चांदनी को साफ महसूस हुआ, भाई दूसरी शादी के बाद पूरी तरह बदल चुका है। शुभम ने गहरी सांस ली। जानवी और मैं नौकरी करते हैं, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। माँ पापा रिटायर्ड हैं, उन्हें किसी बच्चे की देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। घर का काम, बाजार, खाना, इसमें मदद करने में क्या गलत है? उसकी आवाज में तर्क था। हम खाने का खर्च खुद उठाते हैं, माँ पापा का एक पैसा नहीं लेते। जब लक्ष्मी यहां थी, उसकी आवाज और सख्त हो गई, तो उन्होंने तुम्हारे घर और बच्चों पर अपने पैसों से खर्च किया। क्या तुमने या तुम्हारे पति ने कभी कुछ दिया? चांदनी के पास कोई जवाब नहीं था। शुभम ने जानवी के आंसू पोंछे। रो मत, उसने नरमी से कहा। लक्की ने जो मेकअप तोड़ा है, मैं सब नया दिला दूंगा, और आगे से हम बाहर जाते समय कमरे का दरवाजा बंद रखेंगे। हम सब एक परिवार हैं। उसने माहौल शांत करने की कोशिश की। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। जानवी ने जानबूझकर अपनी सास का नाम नहीं लिया। वह समझदार थी, अनुराधा भी सब समझ रही थी, इसलिए चुप रही। लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि उनका बेटा अपनी पत्नी पर इतना ध्यान दे रहा है। शुभम, जानवी ने धीमे स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी बहन से कोई दुश्मनी नहीं है, बस लक्की बहुत शरारती है। गुस्से में मैंने कुछ कहा, लेकिन वो मुझ पर हाथ उठाने लगी। उसकी आवाज भर आई। यहां तुम सब परिवार हो। उसने खुद को छोटा महसूस करते हुए कहा। मैं तो बस बाहर से आई हुई हूं। शुभम ने उसे और कसकर थाम लिया। मेरी बहन ऐसी ही है, उसने ठंडे स्वर में कहा। अब उसे नजरअंदाज करो। फिर उसकी आवाज में दृढ़ता आ गई। इस घर की मालकिन तुम हो, और जो भी तुम्हारी हद पार करेगा उससे मैं खुद निपटूंगा। इतना कहकर उसने सभी को देखा, जैसे चेतावनी दे रहा हो। क्या सच में शुभम को दूसरी नौकरी मिलेगी? जानने के लिए बने रहे। शुभम ने एक गहरी सांस ली और बात को और गंभीर करते हुए कहा, और एक बात, आज जानवी और मैं दोनों की नौकरी चली गई। कमरे की हवा जैसे एक पल को जम गई। क्यों? चांदनी के मुंह से अनायास निकल पड़ा। शुभम की आवाज में कड़वाहट उतर आई। क्योंकि शनाया शाह अब राणा परिवार की बहू है। वैभव राणा ने हम पर सीधा हाथ डाला। लक्ष्मी ने मेरे खिलाफ जो सबूत जुटाए थे, वही मेरे बॉस तक पहुंचा दिए गए। न कोई सफाई का मौका, न कोई मुआवजा, सीधे बाहर। गुप्ता दंपति शुभम और जानवी आज पहली बार खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे। चांदनी संग रह गई। उसकी नजरें अनायास ही जानवी पर टिक गईं। अविश्वास, झुंझलाहट और भीतर छुपा डर, सब एक साथ। क्या मेरा भाई सच में इतना मूर्ख है? घर की पूरी कमान इस औरत को दे दी। अब जब पैसों की चाबी जानवी के हाथ में थी, तो चांदनी अच्छी तरह समझ चुकी थी, उसे यहां से एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जानवी ने बेहद संयत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, चांदनी, शुभम और मैं शादी की तैयारी में है। ऊपर से घर की मरम्मत भी चल रही है, हर चीज में पैसा लग रहा है। और अब जब हम दोनों की नौकरी भी नहीं रही, तो हमारे पास किसी को उधार देने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं है। दरअसल जानवी पहले ही समझ गई थी कि चांदनी यहां पर क्यों आई है। वो साफ साफ पैसे मांगने के लिए ही आई होगी। उसकी बातों के पीछे छुपा अर्थ चांदनी समझ गई। और शुभम के शब्दों से जानवी यह भी भांप चुकी थी कि उसकी ननद के पास खुद अच्छी खासी बचत है।
बस आदत पड़ गई थी दूसरों पर निर्भर रहने की। जब तक जानवी इस घर में थी, चांदनी को उधार के सपने छोड़ देने ही बेहतर थे। होंठ भींचे वह चुप बैठी रही। उधर मित्तल परिवार के विशाल बंगले में शनाया शाह सोनू का हाथ थामे बड़े से ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अरे सोनू आ गया। माधुरी मित्तल खुशी से उठ खड़ी हुई। इधर आओ मेरे बच्चे, अपनी बड़ी दादी के पास। अब सोनू को पता था कि माधुरी उसकी बड़ी दादी है। कई मुलाकातों के बाद वह बिना झिझक उनकी गोद में चला गया। माधुरी दादी, शनाया ने मुस्कुराते हुए फल से भरे 2 थैले उनकी ओर बढ़ाए। ये आपके पसंदीदा फल है। अरे नहीं नहीं, माधुरी ने तुरंत मना किया। मुझे खुश करने के लिए इतना सब लाने की जरूरत नहीं। तुम और तुम्हारी बहन आ जाओ, यही बहुत है। पहले शनाया और लक्ष्मी महंगे तोहफे लाया करती थी, लेकिन एक दिन माधुरी की सख्त मगर स्नेह भरी डांट के बाद अब वे बस कुछ 100 रुपये के ताजे फल ही लाती थी। गरीबी देखी थी माधुरी ने। अमीर घर की बहू बनने के बाद भी मौसमी फलों की सादगी उन्हें आज भी उतनी ही प्रिय थी। शनाया सोफे पर बैठी ही थी कि नौकरानी फल ले जाने आ गई धोने के लिए। माधुरी चाहती थी कि सब मिलकर उन्हें खाएं। भले ही उनके बेटे बेटी ज्यादा रुचि न लेते हों, पर बहनों की भावना का सम्मान सब करते थे। अनिका नहीं दिख रही? शनाया ने यूं ही पूछा। माधुरी ने हल्की खींच के साथ कहा, कौन जाने कहां चली गई है। शायद दोस्तों के साथ शॉपिंग। पैसा उड़ाने की आदत है उसकी। ऐसी चीजें खरीदती है जिनका कभी इस्तेमाल ही नहीं होता। फिर एक पल ठहर कर बोली, अच्छा है कि मेरे दोनों बेटे अच्छा कमाते हैं, नहीं तो इस लड़की का खर्च कौन उठाता। शनाया मुस्कुराई। शायद वो किसी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को देखने गई हो। वो इस फील्ड में हाथ आजमाना चाहती है। माधुरी ने कंधे उचका दिए। कौन जाने। फिर अचानक उनकी नजर शनाया के हाथ पर गई। आवाज में चिंता उतर आई। वैसे तुम्हारा हाथ अब कैसा है शानू? दर्द तो नहीं है ना? शनाया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अब पहले से बेहतर है मासी। लेकिन उसके मन में कई पुराने घाव अब भी हरे थे। फिर अचानक एक हाथ में सोनू को संभाले हुए माधुरी मित्तल ने दूसरे हाथ से शनाया शाह का हाथ थाम लिया। उनकी निगाहें अनायास ही उसकी हथेली पर टिक गईं। आंखों में चिंता और स्वर में बेबसी थी। जब से वैभव राणा ने अपनी असली पहचान सबके सामने उजागर की है, माधुरी ने भारी मन से कहा, तब से तुमने मुझे एक बार भी अपने लिए खड़ा नहीं होने दिया। न तुम मेरे पास आई, न अपने मन की बात साझा की। मेरी तो चिंता में सफेद बाल निकल आए हैं। तुम और तुम्हारी बहन दोनों ही बेहद जिद्दी हो। फिर जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया, उन्होंने हल्की शिकायत के साथ जुड़ा। मुझे याद है तुम्हारी मां का स्वभाव कितना शांत था, बिल्कुल जिद नहीं थी उसमें। पता नहीं ये हट तुम दोनों में कहां से आ गई। शनाया हंस पड़ी। उस हंसी में मासूमियत भी थी और अपनापन भी। लेकिन मासी, आपने ही तो कहा था कि मेरा और लक्ष्मी का स्वभाव आप पर गया है। माधुरी एक पल को बोलती बोलती रुक गई। सच यही था। उन्हें शनाया और उसकी बहन सिर्फ रिश्ते की वजह से नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान, उनके व्यवहार और उनके दृढ़ स्वभाव की वजह से भी बेहद प्रिय थी। और हाँ, उस जिद का बीज कहीं ना कहीं उन्हीं से आया था। अच्छा, माधुरी ने बात बदलते हुए कहा, आज यहाँ आई हो तो बताओ, मुझसे क्या मदद चाहिए। वैभव की सच्चाई सामने आने के बाद अनिका के भीतर सिर्फ गुस्सा था। फिर भी उसने शनाया से रिश्ता नहीं तोड़ा। उल्टा वो उसे ठगी हुई आहत लड़की मानकर उसके पक्ष में खड़ी हो गई थी और वैभव से सामना करने तक को तैयार थी। यही सोचकर मित्तल परिवार को आखिरकार थोड़ी राहत मिली थी। अब जब उनकी बेटी हालात का सामना खुले दिल से कर पा रही थी, माधुरी का मन भी हल्का हो गया था। उन्होंने तय कर लिया था, जब भी उनकी भतीजी को जरूरत पड़ेगी, वे उसके लिए दीवार बनकर खड़ी होंगी। शनाया ने हल्की झिझक के साथ कहा, माधुरी मासी, मुझे आपसे एक एहसान मांगना है। कहो। माधुरी ने बिना देर किए उत्तर दिया, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगी, और अगर नहीं भी हुआ तो तुम्हारे 2 और कजिन हैं। शनाया मुस्कुरा दी। मुझे उनकी जरूरत नहीं है, आपका साथ ही काफी है। आप अक्सर सोशल प्रोग्राम्स में जाती हैं ना। मैं थोड़ी बेशर्मी से उम्मीद करती हूं कि आगे से आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। माधुरी उसकी बात समझ गई। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने सहजता से कहा। मैं तो अक्सर अनिका को भी साथ चलने को कहती हूँ, मगर वह मना कर देती है। उसे ऐसे लोग बनावटी लगते हैं और उनसे घुलने मिलने की आलस। फिर उनका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन सच यही है, हर दायरे में लोग दोहरे चेहरे वाले होते हैं। जो लोग तुम्हारे काम आ सकते हैं उन्हें जीतने की पूरी कोशिश करो। जो लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं और फायदा नहीं देते, उन्हें उकसाना मत। और जो न तो काम के हैं न हैसियत वाले, उनसे ऊपर रहकर व्यवहार करने में हर्ज नहीं। उन्होंने शनाया की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, बस इतना समझ लो कि हर इंसान सबसे पहले अपना फायदा देखता है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। सावधान रहो, लेकिन किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ। और अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो चुप मत रहना। सामने खड़े होकर बता देना कि तुम कोई कमजोर लड़की नहीं हो। शनाया बार बार सिर हिलाती रही। उसके भीतर कुछ मजबूत होता जा रहा था। वैसे माधुरी ने जिज्ञासा से पूछा, तुमने वैभव से क्यों नहीं कहा कि वह तुम्हें अपने साथ इन कार्यक्रमों में ले जाए। शनाया के आ जाने से माधुरी समझ गई थी कि वह वैभव की दुनिया में अपनी जगह खुद बनाना चाहती है, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। कुछ पल चुप रहने के बाद शनाया ने धीमे स्वर में कहा, वैभव बहुत दबदबे वाला इंसान है। अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो लोगों को सही तरह से समझ ही नहीं पाऊंगी। वह जानती थी वैभव की मौजूदगी में कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन यही तो समस्या थी। उसे यह परखना था कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए। अगर उसे वैभव के साथ जिंदगी भर का रिश्ता निभाना था तो कई बार उसे अकेले भी इन महफिलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर वह लोगों को पढ़ना नहीं सीख पाई तो ऐसे बनावटी संसार में वह आसानी से मोहरी बन सकती थी। वह खुद को परखना चाहती थी। झूठी मुस्कानों, चालाक निगाहों और साजिशों से भरे इस दायरे में काफी सोचने के बाद माधुरी ने गहरी सांस ली। तुम ठीक कह रही हो। ऊंचे घरों के लोग दिखने में सभ्य होते हैं, मगर भीतर से बेहद पाखंडी। उनके शब्द और कर्म अक्सर एक दूसरे के उलट होते हैं। कुछ तो खुलेआम धोखा भी देते हैं। वे बाहरी लोगों को अपने दायरे में घुसने नहीं देना चाहते। कई अमीर महिलाएं ऊंचे खानदानों से जुड़ना चाहती हैं, मगर उन्हें नीची निगाह से देखा जाता है। उन्होंने गंभीर स्वर में आगे कहा, राणा परिवार की हैसियत सब जानते हैं। राणा खानदान की बड़ी बहू होने के नाते वे सामने से तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे साजिशें जरूर कर सकते हैं। माधुरी ने शनाया का हाथ और कसकर थाम लिया। अगर तुमने वैभव के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया है तो तुम्हें अकेले भी मजबूत बनना होगा। अपने बचाव के तरीके सीखने होंगे ताकि वैभव के बिना भी तुम किसी से कम न रहो। यही तुम्हें दिल्ली के उच्च समाज में एक मजबूत स्थान दिलाएगा और यही सब तुम्हारे काम आएगा जब एक दिन तुम राणा परिवार की जिम्मेदारी संभालोगी, एक सक्षम सशक्त बहू के रूप में। शनाया की आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक शांत दृढ़ संकल्प चमक रहा था। मन ही मन शनाया शाह सोच रही थी,
वैभव राणा के अलावा वह अपनी जिंदगी किसी और के साथ देखने की कल्पना भी नहीं कर पाती। वह आदमी इतना अधिकार जताने वाला था कि अगर उसने कभी अलग होने की बात भी छेड़ दी तो शायद वहीं घबरा जाए। जब रिश्ता तोड़ना विकल्प ही नहीं था तो बेहतर यही था कि वह उसकी दुनिया में अपनी जगह खुद बनाए, उसके सामाजिक दायरे में। इन दिनों मुझे कई निमंत्रण मिले हैं, माधुरी मित्तल ने सहज स्वर में कहा। अभी तक मैंने ठीक से देखे भी नहीं, अगर ज्यादा जरूरी होते तो बटलर याद दिला देता। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए जोड़ा, तुम अनुभव लेना चाहती हो है ना, तो तैयार रहा, अब मैं जहां जहां जाऊंगी तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। इतना कहते हुए उन्होंने किसी को बुलाकर सभी इन्विटेशन कार्ड मंगवाए। कार्ड हाथ में लेते ही माधुरी का लहजा थोड़ा शिक्षाप्रद हो गया। शनाया, इन्हें तारीख के हिसाब से सजा दो, सबसे पहले आने वाले कार्यक्रम ऊपर। शनाया ने ध्यान से कार्ड देखने शुरू किए। इसके बाद माधुरी बोली, मैं तुम्हें हर इवेंट्स कराने वाले के बारे में बताऊंगी, उनका व्यापार, उन्होंने पैसा कैसे कमाया, उनका पारिवारिक इतिहास और सबसे जरूरी उनका स्वभाव। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लोगों को समझे बिना रिश्ते नहीं बनाए जाते। समाज में उठना बैठना किसी युद्ध से कम नहीं, दुश्मन को जाने बिना जीत संभव नहीं। ठीक है मासी, शनाया ने सिर झुकाकर कहा। वह एक एक कार्ड को ध्यान से देखती, तारीख के अनुसार क्रम में लगाती चली गई, जैसे वह सिर्फ इन्विटेशन नहीं अपने भविष्य के रास्ते सजा रही हो। माँ, क्या शनाया आई हुई है? उसी पल बाहर से अनिका मित्तल की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में वह अंदर आई, हाथ में कार की चाबी घुमाती हुई। सोनू को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह झट से आगे बढ़ी, माँ की गोद से सोनू को उठाया और हवा में उछाल दिया। सोनू खिलखिलाकर हंस पड़ा। अनिका, ध्यान से पकड़ो। माधुरी घबरा गई, कहीं गिर न जाए। चिंता मत करो माँ, अनिका हंसते हुए बोली। मैं खुद गिर जाऊं फिर भी सोनू को कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर खेलने के बाद उसने सोनू को नीचे उतारा, झुककर उससे पूछा, सोनू तुम्हें मैं पसंद हूं? हाँ, सोनू ने बिना सोचे कहा। आप बहुत सुंदर हैं, मुझे आप बहुत पसंद है। अनिका ने प्यार से उसकी गाल खींच ली। अरे वाह, इतनी छोटी उम्र में ही लड़कियों को खुश करना जानता है, बड़ा होकर जरूर दिलों पर राज करेगा। फिर आत्मविश्वास से अपना चेहरा छूते हुए बोली, हालांकि सच तो यह है कि सोनू झूठ नहीं बोल रहा, मैं हूं ही सुंदर और आकर्षक। शनाया मुस्कुरा दी। हाँ, सोनू बिल्कुल सच बोल रहा है। माधुरी ने आंखें घुमाई। बहुत आत्ममुग्ध हो रही हो। वैसे, अनिका ने इधर उधर देखते हुए पूछा, आप दोनों क्या देख रही थी? अंदर आते ही लगा जैसे कोई गंभीर काम चल रहा हो। उसकी नजर कॉफी टेबल पर रखे कार्ड्स पर पड़ी। उसने एक उठाया, सरसरी निगाह डाली और वापस रख दिया। मुझे ऐसे समारोह बिल्कुल पसंद नहीं, वह बेमन से बोली। फिर शनाया की ओर देखते हुए कहा, क्या माँ तुम्हें साथ ले जाने वाली है? सच बता रही हूँ, इन पार्टियों से अच्छा है जैस्मीन के साथ इटालियन खाना खाने चले। माधुरी ने तुरंत टोका, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। तुम खुद कहती हो कि बिजनेस और निवेश सीखना है, लोगों से मिलोगी नहीं तो काम कैसे बढ़ेगा? उन्होंने आगे कहा, कल दीवान परिवार की दावत है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। समाज में उठना बैठना सीखना जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगी, अनिका ने तुरंत मना किया। दीवान की हैसियत हमसे बहुत नीचे है, आप कब से ऐसे घरानों को तवज्जो देने लगी? शनाया हल्का सा हिचकी। अनिका, दरअसल मैंने ही मासी से मुझे साथ ले जाने को कहा, उसने बात पूरी की। आगे चलकर मुझे ये सब करना ही पड़ेगा, मैं इसे सीखने का मौका मान रही हूँ। अनिका ने भौहें उठाई। ओह, तो वैभव राणा से सुलह हो गई? फिर शरारती मुस्कान के साथ बोली, तो मुझे बड़ी दीदी मान लेना, मैं उससे मिलते ही तुम्हारे लिए अच्छी बात कह दूंगी। माधुरी ने हंसते हुए कहा, वैभव तुमसे उम्र में बड़ा है, फिर भी तुम उससे अपने को सीनियर कहलवाना चाहती हो, बिल्कुल बेशर्मी है। अनिका ने तुरंत सफाई दी, मैं शनाया की कजिन हूं और वैभव उसका पति, इस हिसाब से रिश्ते में मैं ऊपर हुई। फिर उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, रिश्तों में सीनियरिटी उम्र से नहीं तय होती माँ, कुछ लोग तो पैदा होते ही मामा चाचा और यहाँ तक कि दादा भी बन जाते हैं। माधुरी मित्तल कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गई। अनिका ने हल्की मुस्कान के साथ कंधे उचकाए और बोली, शानू मतलब शनाया, जब तुमने मन बना ही लिया है तो ठीक है, मैं भी अपनी कुर्बानी दे दूंगी और तुम्हारे साथ साथ माँ के साथ उन सोशल इवेंट में चलूंगी। वैसे भी ऐसी जगहों पर हर कोई किरदार निभा रहा होता है। माधुरी अपनी बेटी की इस बेपरवाह टिप्पणी पर भीतर ही भीतर खौल उठी। शनाया हंस पड़ी, उसकी हंसी में मासूमियत थी लेकिन समझदारी भी। मेरी सोच से देखें तो कई चीजें सहना सीखना पड़ता है अनिका, खासकर तब जब कोई बिजनेस की राह चुनता है। माधुरी ने गहरी सांस ली, काश तुम आधी भी शनाया जितनी समझदार होती। अपनी बेटी के सामने माधुरी अक्सर खुद को असहाय महसूस करती थी। अनिका के पास पैसे की कमी नहीं थी, रिसोर्सेज की भी नहीं, इसीलिए उसे किसी के सामने झुकने या दिखावे की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। शनाया ने तुरंत कहा, नहीं मासी, अनिका बहुत अच्छी है, मुझे उसकी साफ कोई पसंद है। अनिका ने गर्व से ठुड्डी ऊपर उठाई और माँ से बोली, सुना आपने माँ, आपको लगता है शनाया मुझसे बेहतर है लेकिन उसे मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। अरे बस बस, माधुरी मुस्कुराई, एक तारीफ में ही आसमान पर मत चढ़ो। तीनों हंस पड़ी। बीच बीच में सोनू की तोतली आवाज और मासूम बातें गूंज उठती और पूरा कमरा खिलखिलाहट से भर गया। कुछ देर बाद एक नौकरानी पास आई और विनम्रता से बोली, मैडम खाना तैयार है। माधुरी ने शनाया की ओर देखा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद तुम ऊपर जाकर अनिका के गाउन ट्राई करना, देखना कौन सा स्टाइल तुम पर सबसे अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ गाउन खरीदवाऊंगी और दोपहर में तुम्हारे बाल भी स्टाइल करवाएंगे। फिर उनका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया, तुमने वैभव राणा का साथ चुन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को भूल जाओ। उस पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक नहीं, तुम्हें खुद में भी बदलाव लाने होंगे और जो कुछ तुम सीखोगी उन्होंने प्यार से जुड़ा वो तुम्हारी पूरी जिंदगी में काम आएगा। मैं धीरे धीरे तुम्हें शिष्टाचार सिखाऊंगी, तुम समझदार हो, मुझे भरोसा है तुम जल्दी सीख जाओगी। शनाया ने बिना हिचक सहमति में सिर हिलाया। वह जानती थी शायद वह अपनी मासी जैसी राह पर बिल्कुल वैसी न चल पाए, लेकिन वह खुद को और बेहतर जरूर बना सकती है। कम से कम इतना तो कि वैभव के साथ खड़े होने पर वह उसकी कमजोरी न बने। चलो खाना खाते हैं सोनू, माधुरी ने अपने प्यारे नाती को गोद में उठाते हुए कहा। वह उसे देखकर अक्सर अपनी बहन की यादों में खो जाती थी। अगर सोनू को स्कर्ट पहना दी जाए तो वह उनकी जवानी की बहन जैसा ही लगे। अनिका ने अचानक पूछा, माँ आयशा भाभी घर पर है क्या? नहीं, माधुरी ने बताया, पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, आज वह जांच के लिए अस्पताल गई है। शनाया के आने से पहले उसका फोन आया था। जांच के बाद वह अपने मायके वालों के साथ खाना खाएगी, रात तक लौट आएगी। माधुरी कभी भी अपनी बहू को उसकी मां से मिलने से नहीं रोकती थी। उनकी भी एक बेटी थी और वह चाहती थी कि शादी के बाद भी उनकी बेटी अक्सर मायके आती रहे। कुछ अमीर घरानों में बहुओं पर अजीब अजीब पाबंदियां लगाई जाती हैं, लेकिन माधुरी ऐसी नहीं थी। आयशा की तबीयत क्यों खराब है
अनिका ने चिंता से पूछा। अपनी बड़ी भाभी के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। शनाया भी फिक्रमंद हो गई। अभी तक उसने रिपोर्ट नहीं बताई। माधुरी बोली, शायद कुछ गंभीर नहीं है, हम हर 6 महीने में जांच करवाते हैं। स्वास्थ्य जांच की बात सुनकर शनाया को वैभव की कही हुई बातें याद आ गईं। वह सोचने लगी, शायद उसे भी जल्द अस्पताल जाना चाहिए। वे सब खाने की मेज पर बैठ गए। सोनू अब खुद खाना खा लेता था, जिससे बड़ों को काफी सहूलियत हो जाती। माधुरी ने जैसे ही चम्मच उठाया, उसी पल एक नौकरानी अंदर आई और आदर से बोली, मैडम, वो वैभव राणा आए हैं। क्षण भर में मेज पर बैठी हर निगाह अनायास ही दरवाजे की ओर मुड़ गई। क्या अब वैभव और मित्तल परिवार के बीच टकराव होगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो प्लीज इसे लाइक। मित्तल परिवार के ड्राइंग रूम में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। माधुरी मित्तल ने अपनी बेटी अनिका की ओर एक नजर डाली, फिर हल्की सी सांस लेकर बोली, जब से वैभव राणा को जानती हूं, आज पहली बार है कि वह हमारे घर आया है। शनाया शाह ने बिना किसी भाव के चुपचाप सोनू के सामने प्लेट रखते हुए जवाब दिया। उसे अपराध बोध है। माधुरी की आंखों में अनुभव की गहराई झलक आई। है ही, वह तुम्हारी वजह से आया है। मुझे इस बात पर गुस्सा जरूर है कि उसने तुमसे झूठ बोला, लेकिन एक बात साफ है, वह तुमसे प्यार करने लगा है। शनाया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके चेहरे पर वही संयमित शांति थी जिसके पीछे बहुत सी भावनाएं दबा दी गई थीं। माधुरी ने बात आगे बढ़ाई। इस बार आवाज में आत्मविश्वास था। तुम उसे कुछ महीनों से जानती हो, लेकिन मैं उसे 10 सालों से देख रही हूं, इसलिए शायद मैं उसे तुमसे बेहतर समझती हूं। राणा परिवार बच्चों को लेकर हमेशा से बेहद सतर्क रहा था। जब तक वे बड़े नहीं हुए और कारोबारी दुनिया में कदम नहीं रखा, तब तक किसी को यह तक पता नहीं था कि वे कौन हैं। वे आम बच्चों की तरह ही बड़े हुए, सादा जीवन, बिना दिखावे के। यही वजह थी कि माधुरी को पूरा विश्वास था कि वह वैभव राणा को सच में 1 दशक से जानती है। उस समय वैभव पहले ही राणा कॉर्पोरेशन में ट्रेनिंग ले रहा था। उसका औपचारिक परिचय तब हुआ जब माया दादी उसे एक बड़े बिजनेस इवेंट में अपने साथ लेकर गई। उसके बाद जब उसने राणा कॉर्पोरेशन की कमान संभाली, तो उसके साथ हमेशा मजबूत बॉडीगार्डों का एक घेरा रहने लगा, खासतौर पर उन न्यूमरस यंग वुमेन से बचने के लिए जो उस पर मोहित थीं। यही उसकी पहचान बन गई। माधुरी ने वैभव को 20 से 30 की उम्र में कदम रखते देखा था, और सच कहें तो उसका नाम कभी किसी भी तरह के स्कैंडल से नहीं जुड़ा। राणा कॉर्पोरेशन की एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी थी, जिसमें कई कलाकार जुड़े हुए थे। कई नामी अभिनेत्रियों को वैभव से मिलने का अवसर मिला, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वे उसके साथ कोई अफवाह तक नहीं जोड़ सकी। कुछ ने हद पार की, और नतीजा यह हुआ कि उन्हें इंडस्ट्री से ही बाहर कर दिया गया। जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया, उनका करियर लगभग खत्म हो गया। बाकी कलाकारों ने इससे सबक लिया और वैभव राणा से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा। दिल्ली की लगभग हर हाई प्रोफाइल सोशलाइट वैभव पर फिदा थी। सालों पहले अनिका को उससे पहली नजर का प्यार हुआ था। वह चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाई। आखिरकार उसने अपने दिल की बात खुलकर कह दी और सबके सामने उसका पीछा किया। दिल्ली की इकलौती अमीर युवती जिसने इतना साहस दिखाया। जब अनिका ने वैभव के सामने अपने जज्बात रखे, तो कई रईस घरानों की लड़कियां चुपचाप तमाशा देख रही थीं। वे इंतजार में थीं। अगर वैभव अनिका को स्वीकार कर ले तो वे भी हिम्मत करेंगी, लेकिन अनिका की नाकामी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। कुछ ही समय बाद यह खबर फैल गई कि वैभव राणा शादीशुदा है। उन तमाम लड़कियों के दिल टूट गए जिन्होंने बरसों तक उससे उम्मीदें लगा रखी थीं। हालांकि मित्तल और राणा परिवारों के विचार अक्सर टकराते थे, फिर भी माधुरी को यह मानना पड़ा कि राणा परिवार के पुरुष बेहद वफादार होते हैं। कोई भी परिवार अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में करना चाहेगा। दौलत से बढ़कर उनमें जिम्मेदारी और समर्पण था, और यही उन्हें खास बनाता था। माधुरी को हमेशा से पता था कि वैभव अनिका के लिए नहीं बना। उसने अनिका को कई बार समझाया, लेकिन अनिका का दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार वैभव ने उसकी भतीजी से प्रेम कर लिया। माधुरी यह नहीं समझ पाती थी कि वैभव ने शनाया को ही क्यों चुना। यह नहीं कि शनाया में कोई कमी थी, बल्कि इसलिए कि दिल्ली में उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली, अमीर और चमकदार लोग मौजूद थे। फिर भी वैभव की नजर किसी और पर नहीं गई। वह शनाया से प्यार कर बैठा, और यह किसी किस्मत के लिखे जैसा था। अगर माधुरी को कभी पता चलता कि माया दादी ने किसी ढोंगी साधु के कहने पर वैभव और शनाया का रिश्ता तय करवाया था, तो शायद शब्द भी उसका साथ छोड़ देते। उसने गहरी सांस ली और नरम स्वर में कहा, इस वक्त मेरा मन उसका पक्ष लेने का नहीं है। तुमने जो फैसला लिया है उस पर अडिग रहना। मुझे भरोसा है कि तुममें इतनी ताकत है। उसकी दोनों भतीजियां वैसी ही आत्मनिर्भर थीं जैसी वह खुद कभी हुआ करती थी। शायद माता पिता को कम उम्र में खो देने और समाज की कठोरता झेलने ने उन्हें जल्दी मजबूत बना दिया था। हर हाल में मुस्कुराए रहना आसान नहीं था, लेकिन वे फिर भी जिंदगी से लड़ना जानती थीं। माधुरी के चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आई। उसने अनिका की ओर देखा और फिर शनाया की ओर। मैं समझती हूं मौसी, बी शनाया ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। उस पल कमरे में मौजूद हर किसी को महसूस हुआ, यह लड़की टूटी जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। उधर डाइनिंग टेबल पर अनिका चुपचाप खाना खा रही थी, जैसे वैभव राणा के आने से उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसके चेहरे पर न कोई उत्सुकता थी, न बेचैनी, बस वही बेपरवाह सी शांति। लेकिन उसकी मां माधुरी मित्तल लगातार उसे देख रही थी। उनकी निगाहों की तपिश अनिका से छुपी नहीं रही। अनिका ने सिर उठाया और हल्के तंज के साथ बोली, मां, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? आपका भतीजी का पति आया है, आपका दामाद नहीं। और वैसे भी जब तक आपका असली दामाद नहीं मिलता, तब तक आपको ही मुझे पालना पड़ेगा, 2-4 साल और। माधुरी मुस्कुरा दी। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हें जिंदगी भर संभाल सकती हूँ। अनिका ने नाक से कोड़ ली। अरे रहने दीजिए, इस साल मैं 27 की हो गई हूँ। गोल मोल करके देखेंगे तो सीधा 30। और चिंता मुझे इस बात की है कि आपको इसकी कोई फिक्र ही नहीं। कहीं आप जैस्मीन की मां जैसे न बन जाए। जैसे ही कोई लड़का दिलचस्पी दिखाए मुझे घर से बाहर धकेल दें। वह ठीक वैसा ही बर्ताव था सक्सेना परिवार ने जैस्मीन के साथ किया था। बेशक जगन बख्शी आकर्षक था, मीठी जुबान वाला भी। उसने सक्सेना परिवार का दिल जीत लिया था, लगभग इस हद तक कि वे जैस्मीन की शादी उसी से कराने पर तुल गए थे। अनिका ने चम्मच रखी और लापरवाही से कहा, माँ, अगर आप अपने भतीजा दामाद से मिलने को इतनी ही उतावली हैं तो उन्हें अंदर बुला लीजिए। हम तो अभी खाना ही शुरू कर रहे हैं, चाहे तो उन्हें भी साथ बैठा लीजिए, नहीं तो मैं उन्हें लौटा दूंगी। हाँ, अगर वो मुझे अपनी बड़ी साली मानने को तैयार है तो मैं उनकी गारंटी ले सकती हूँ। शनाया शाह और माधुरी मित्तल दोनों कुछ पल के लिए निःशब्द रह गए। आखिरकार बाहर जाने की जिम्मेदारी शनाया नहीं उठाई। यह वैभव राणा के मित्तल परिवार के घर पहली फॉर्मल विजिट थी, इसलिए उसने हमेशा की तरह भारी सुरक्षा नहीं ली। उसके साथ सिर्फ जतिन था,
न बॉडीगार्ड्स का काफिला, न कोई तामझाम। कार से उतरकर वह रॉयल रेजिडेंस के गेट के पास खड़ा हो गया। एक नौकरानी अंदर सूचना देने गई, लेकिन काफी देर तक कोई बाहर नहीं आया। इसके बावजूद वैभव के चेहरे पर जरा भी झुंझलाहट नहीं थी। जतिन और ड्राइवर उसके पीछे खड़े थे, हाथों में उपहारों के डिब्बे थामे हुए। वैभव राणा हमेशा से मित्तल परिवार को अपने कारोबारी प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता आया था। सालों से दोनों समूह आमने सामने रहे थे और अब वे रिश्तेदार बनने वाले थे। यह सच्चाई वैभव और करणवीर दोनों के लिए पचाना आसान नहीं थी। बिजनेस में उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, न ज्यादा नरमी न कोई चूक। पहले वैभव को सख्त माना जाता था, वह परिवार और व्यापार के बीच एक साफ लकीर खींचकर चलता था। लेकिन जब से उसने अपनी असली पहचान अपनी पत्नी के सामने जाहिर की थी, बहुतों ने महसूस किया कि मित्तल ग्रुप के प्रति उसका रवैया थोड़ा बदल गया है। वह अब भी व्यापार में मौके तलाशता था, पर पहले जैसा कठोर नहीं रहा। कम से कम इतना तो था कि उसने मित्तल ग्रुप को थोड़ा सांस लेने की जगह दी थी। हाँ, अगर मित्तल ग्रुप ने उसे हल्के में लेने की कोशिश की तो वे कभी सफल नहीं हुए। दोनों कॉर्पोरेट दिग्गजों के बीच तनाव बना रहा, कोई समझौता नहीं हुआ। लेकिन वैभव की निजी भावनाएं चाहे जो हों, एक सच था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शनाया शाह माधुरी मित्तल की भतीजी थी और उसी के लिए वैभव आज खुद यहां खड़ा था। जैसे ही शनाया बाहर आई, वैभव के चेहरे की कठोरता पिघल गई। उसकी तीखी सदी हुई शख्सियत अचानक नरम पड़ गई। वह आगे बढ़ी तो उसके होठों पर एक अनायास मुस्कान फैल गई। शनाया, उसने धीमे स्वर में पुकारा, आप यहां क्यों आए हैं? उसकी आवाज में न गर्मजोशी थी न तलखी, बस औपचारिक दूरी। वैभव ने सहजता से जवाब दिया, जब से तुम अपनी मौसी से मिलने आई हो, मैं यहां नहीं आ पाया था। आज दोपहर थोड़ा समय मिला तो सोचा चला आऊं। मुझे नहीं पता था कि तुम यहीं मिल जाओगी। वह यह कभी नहीं मानेगा कि वह चुपचाप शनाया की हर गतिविधि पर नजर रखता था। वह उसकी आजादी पर रोक नहीं लगाता था, लेकिन कहीं भीतर एक डर था कि वह अचानक तिल्ली छोड़ न दे। इसीलिए बिना जताए वह उसे देखता रहता था। शनाया यह सब समझती थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह जानती थी अगर उसने इस विषय को छेड़ा तो यह मुलाकात एक और बहस में बदल जाएगी। और व्यास भी आपने आने का बिल्कुल सही समय चुना है। शनाया शाह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम अभी खाना खाने ही वाले हैं। कहते हुए उसने रॉयल रेजिडेंस के भारी लोहे के गेट खोल दिए। गेट खुलते ही वैभव राणा ने भीतर कदम रखा। वह हल्के मजाकिया अंदाज में बोला, तो आज मैं तुम्हारी मासी यहाँ मुफ्त का खाना खाने आया हूँ। शनाया ने उसे एक शरारती सी नजर से देखा। आप पर सच में तरस आता है? उसने कहा, जैसे उसके शब्दों में तंज भी था और अपनापन भी। असलियत यह थी कि वैभव मित्तल परिवार के घर सिर्फ उसी की खातिर आया था और इस बात को लेकर उसे कोई संकोच भी नहीं था। यह कहना झूठ होगा कि शनाया पर इसका असर नहीं पड़ा। हाँ, वह अब भी उससे नाराज थी, उस झूठ की वजह से। लेकिन वह यह भी समझती थी कि वैभव चुपचाप बिना शोर किए सिर्फ उसके लिए खुद को बदल रहा था। वैभव कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गहराई थी, आवाज में सच्चाई। जिन लोगों की तुम्हें परवाह है, मैं उनका सम्मान करूंगा, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, और तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा बिना डरे। शनाया ने हल्का सा सांस छोड़ते हुए कहा, मेरी मौसी का घर कोई डरावनी जगह नहीं है, वो दिल से बहुत अच्छी है। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वो बोली, वैसे अनिका भी घर पर ही है। यह कहते समय उसके स्वर में कोई आरोप नहीं था। वह वैभव की भावनाओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थी। जैसा उसने खुद कहा था, उसने कभी अनिका को कोई उम्मीद नहीं दी, न कोई वादा किया। अनिका का उसे चाहना उसका अपना निर्णय था और उसमें कोई गलती नहीं थी। बस शनाया को डर था कि कहीं वैभव असहज न हो जाए। ओह, वैभव ने बस इतना ही कहा। अनिका की मौजूदगी भी उसे पीछे नहीं हटा सकी। दोनों साथ साथ अंदर बढ़े। चलते चलते वैभव ने पूछा, माधुरी, मौसी को क्या पसंद है? मुझे ठीक नहीं पता, शनाया ने जवाब दिया और जतिन और ड्राइवर के हाथों में पकड़े पैकेट्स की ओर देखा, इसलिए बस कुछ टॉनिक ले आए। वैसे भी मेरी मौसी के पास सब कुछ है, असली बात यह है कि आप शिष्टाचार निभाए। वैभव हल्के से हंस पड़ा। तुम सच में उन्हें अपने बड़ों की तरह मानती हो। यहाँ मेरा पहली बार आना है, मैं अच्छी छाप छोड़ना चाहता हूँ। उसके शब्दों ने शनाया के मन में एक टीस सी जगह दी। उसके अपने रिश्तेदार शाह परिवार उसके लिए कभी सहारा नहीं बने। नफरत, लालच और परेशानी यही दिया उन्होंने। कुछ दिन पहले ही चंदन शाह बच्चों और पोते पोतियों की भीड़ लेकर पैसे मांगने आ धमका था। मना करने पर उनका असली चेहरा सामने आ गया, घिनौना और शर्मनाक। अंकुश ने ट्विटर पर सार्वजनिक माफी मांगी थी, लेकिन वह माफी खोखली थी। लोगों का मानना था कि वह सिर्फ इसलिए झुका क्योंकि शनाया अब राणा परिवार की बहू थी। शाह परिवार बार बार पत्रकारों को साथ लेकर राणा कॉर्पोरेशन पहुंच जाता वैभव से पैसे ऐंठने की कोशिश में, लेकिन वैभव ने उन्हें अपने ऑफिस की दहलीज तक नहीं लांघने दी। उनकी बेहूदगी देखकर पत्रकार तक हैरान रह गए। किसे अंदाजा था कि कोई इतना गिर सकता है? लोगों ने शनाया पर तरस खाया, क्योंकि ऐसे रिश्तेदार किसी की भी जिंदगी नर्क बना सकते थे। लेकिन शाह परिवार के पास अब खोने को कुछ भी नहीं था, न कारोबार न नौकरी। जैसा जगन बख्शी ने कभी कहा था, ऐसे लोग तब तक जहर फैलाते रहते हैं जब तक सब कुछ नष्ट न हो जाए। वैभव के लिए भी यह सब किसी झटके से कम नहीं था। मुझे अच्छा लगा कि आप आए, शनाया ने कहा, उसे मुख्य हॉल की ओर ले जाते हुए। फिर हल्के स्वर में छोड़ा, हाथ धो लीजिए और हमारे साथ खाना खाइए। वैभव ने हामी भरी। वह शांति से उसके पीछे पीछे गया। पहले हाथ धोए, फिर डाइनिंग रूम की ओर बढ़ा। तभी एक नन्ही सी आवाज गूंजी, वैभव मौसा। सोनू ने मुस्कुराते हुए पुकारा और फिर वापस अपने खाने में लग गया। जैसा कि हमेशा होता था, सोनू का चेहरा चावल से भर गया था और मेज पर भी काफी बिखरा पड़ा था। माधुरी मित्तल और अनिका उसे अपनी उलझन में छोड़ देती थी, सोचकर कि उसे खुद अपनी गंदगी साफ करना सीखना चाहिए। शुरुआत में चाहे कितना भी संघर्ष हो, अभ्यास के साथ वह इसमें निपुण हो जाएगा। कुछ ही महीनों में सोनू 3 साल का होने वाला था और यही सही समय था कि वह ठीक से खाना सीख जाए। वैभव राणा ने धीरे से सोनू के सिर पर हाथ फेरते हुए मित्तल दादी की ओर देखा और कोमल स्वर में कहा, माधुरी मौसी। माधुरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं आ रही हूँ, तुम पहले खाना शुरू कर सकते हो। सर्विस करने वाले ने पहले ही वैभव के लिए प्लेट, चम्मच और कांटे तैयार कर दिए थे। माधुरी मित्तल को प्रणाम करने के बाद वैभव ने नजर अनिका पर डाली। वह अपने खाने में पूरी तरह मग्न थी और वैसे मुस्कुराई भी नहीं जैसे वह अक्सर करती थी। अपने होंठ सिलते हुए वैभव ने कहा, हेलो कजिन। हाँ, हम। अनिका अचानक चौंकी और खाना घुटकते हुए बाहर निकाल दिया। उसे गले में खांसी आ गई और वह फड़फड़ाने लगी। माधुरी, जो अनिका के सबसे पास बैठी थी, तुरंत उसका गिलास पानी लेकर पास कर दिया। अच्छी तरह से पी लो। अनिका ने गिलास उठाया और कई घूंट पानी पीते हुए खांसी रोक ली। इतनी बड़ी शर्मिंदगी में वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। यह पहली बार था जब वह इतनी असंयमित हो गई थी। उसके गाल और भी लाल हो गए, खासकर सोनू की बड़ी।
जिज्ञासु आंखें उस पर टिकी हुई थीं। नन्हे ने तो अपने चपटे हाथ से अपनी कटोरी भी ढक ली, डरते हुए कि कहीं उसकी चाची गलती से खाना उसमें न गिरा दें। वैभव, तुमने मुझे मेरा खाना उगलवा दिया, अनिका गुस्से में चिल्लाई। उसके सामने की कुछ प्लेटों पर खाना बिखरा हुआ था। नौकरानी ने तुरंत प्लेटें हटा दी और रसोइये को आदेश दिया कि वैभव के लिए कुछ नई डिशेस तैयार की जाए। कोई भी मित्तल परिवार की बेटियों के साथ असम्मानजनक व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर वैभव राणा जो कुलीन और सम्मानित परिवार से था। जब नौकरानी ने मेज साफ कर दी, अनिका की शर्मिंदगी धीरे धीरे कम हुई। वैभव शनाया के पास आराम से बैठ गया और सामान्य स्वर में बोला, मेरी बड़ी कसीन ने बताया कि तुम शनाया से बड़ी हो। चूंकि शनाया तुम्हें अन्नी कहती है, मुझे भी ऐसा ही कहना चाहिए। अनिका ने मुंह खोला पर कोई जवाब नहीं दे सकी। एक पल बाद उसने हंसते हुए कहा, मैंने सोचा था कि तुम मुझे अपनी कज इन लॉ के रूप में स्वीकार करने में हिचकिचाओगे। कौन सोच सकता था कि तुम इतनी जल्दी और औपचारिक रूप से स्वीकार कर लोगे। वैभव चुप रहा, फिर भी उसने आधिकारिक तौर पर अनिका को अन्नी कहा। इससे वह अनिका और शनाया के परिवार का सम्मान कर रहा था। जैसा उसने कहा था, जो लोग शनाया के लिए महत्वपूर्ण थे उन्हें वह सम्मान देगा। सोनू की कटोरी ढके देख अनिका ने कहा, सोनू तुम खाना खाते रहो, अपनी कटोरी ढकने की जरूरत नहीं है। जिस पर सोनू मासूमियत से बोला, अनिका मासी, क्या आप फिर से उगलने का परफॉर्मेंस करने वाली हो। अनिका उठी और झुककर जेंटली सोनू के गाल को चुटकी में पकड़ लिया। शरारती, मुझे चिढ़ाने की हिम्मत कैसे की। मैं शरारती नहीं हूं, उसने विरोध किया। तुम हो, मैं नहीं। तुम्हारी खुशबू बहुत तेज है। सोनू दरअसल उसकी परफ्यूम की बात कर रहा था। सच कहें तो उसे परफ्यूम पसंद नहीं था, चाहे वह हल्की खुशबू ही क्यों ना हो, क्योंकि उसकी मां और मासी की खुशबू स्वाभाविक और मोहक थी, अनिका की तरह नहीं। अनिका उस पल मौन हो गई, कुछ कह नहीं सकी। सोनू की मासूमियत और निर्दोषता ने उसे चौंका दिया। मित्तल दादी मुस्कुराई और अपनी बेटी अनिका की ओर देखकर बोली, तो सोनू तुम्हारी खुशबू या फिर तुम्हारी परफ्यूम को पसंद नहीं करता है ना। कोई बात नहीं, चलो खाना खाते हैं और 3 साल के बच्चे से बहस नहीं करेंगे। अनिका ने अपनी बांह उठाई और खुद पर लगाई गई हल्की परफ्यूम की खुशबू सूंघी। वह याद कर रही थी कि सोनू ने कैसे अपनी नापसंदगी जताई थी। बच्चे को तो यह भी नहीं पता था कि यह परफ्यूम है, इसलिए शायद कोई और सोच सकता था कि उसके शरीर से अजीब गंध आ रही है। मैं परफ्यूम नहीं लगाऊंगी, इस तरह थोड़ी बचत भी हो जाएगी, उसने मन ही मन तय किया। शनाया ने हल्की हंसी के साथ कहा, वाह, सोनू तो बस मासूमियत से बोल रहा था, इसे दिल पर मत लो अनिका, वह अभी बहुत छोटा है। यही बात है, क्योंकि वह बच्चा है, उसने ईमानदारी से कहा। अनिका ने उत्तर दिया। उसने सोनू की टिप्पणी को दिल पर ले लिया। सोनू से उसे बेहद लगाव था, फिर भी यह चोट पहुंचाई कि वह उसकी खुशबू पसंद नहीं करता। चलो खाना शुरू करते हैं, मित्तल दादी ने उत्साहपूर्वक कहा। बढ़ती उम्र के कारण अनिका ने तय किया कि अब वह परफ्यूम नहीं लगाएगी और अपनी प्राकृतिक खुशबू में ही जीना पसंद करेगी। लेकिन अभी वह बच्ची थी और परफ्यूम का आनंद लेना उसके लिए सामान्य था। वैभव, यह सिर्फ साधारण खाना है, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, माधुरी ने विनम्रतापूर्वक कहा। रसोइये द्वारा तैयार किए गए भोजन में कोई भव्यता नहीं थी और सब्जियां उनके अपने बगीचे में उगाई गई थीं। वैभव ने तुरंत उत्तर दिया, मैं शौकीन खाने वाला नहीं हूं, मुझे सब कुछ चलेगा। अंदर ही अंदर माधुरी और अनिका दोनों ने सोचा, अगर यह आदमी शौकीन नहीं है तो कोई भी नहीं। वैभव की प्राथमिकताएं अनिका को अच्छी तरह जात थीं, क्योंकि उसने पहले भी उसकी आदतों का अवलोकन किया था। वह जानती थी कि वैभव वास्तव में थोड़े जिद्दी और साफ सुथरे स्वभाव के हैं। वैभव का दावा था कि वह केवल शनाया के सामने ही इतना सहज है। पूरे भोजन के दौरान वैभव ने अपनी प्रिय पत्नी शनाया पर पूरा ध्यान केंद्रित रखा। वह समय समय पर उसका भोजन परोसता और जब सोनू उसकी ओर देखता वह उसे भी कुछ परोस देता। बच्चा इतने मनोयोग से खा रहा था कि जल्दी ही उसे पेट भर गया। संतुष्ट भोजन के बाद सोनू माधुरी की ओर देखकर बोला, माधुरी दादी, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल वैसा ही अच्छा जैसा मम्मी और शनाया मासी बनाती हैं। माधुरी खुशी खुशी उसे उठाकर बोली, तो फिर तुम्हें मेरे घर और ज्यादा आना चाहिए। सोनू ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, मैं तब आऊंगा जब मम्मी और शनाया मासी आएंगी। माधुरी मित्तल ने उसे प्यार से अपनी बाहों में लिया, जैसे वह अपनी छोटी बहन को कभी उठाया करती थी। सोनू, मेरा नंबर याद रखना, जब भी तुम्हें आने का मन हो बस मुझे कॉल करना और मैं तुम्हें खाने के लिए ले आऊंगी। फिर उन्होंने शनाया की ओर देखा और जोड़ा, तुम दोनों के लिए भी यही, तुम लोग कम ही आते हो, मैं चाहती हूं कि भविष्य में ज्यादा आए। तभी उन्होंने वैभव को देखा जो चुपचाप अपनी भतीजी को देख रहे थे। फिर माधुरी ने कहा, वैभव, जब भी तुम्हारे पास समय हो तुम शनाया के साथ आ सकते हो। वैभव ने अपनी पत्नी से नजरें हटाई और विनम्रता से उत्तर दिया, मैं जरूर आऊंगा जब भी समय मिलेगा। फिर अचानक वैभव की नजर कॉफी टेबल पर रखे इनविटेशन कार्डों के ढेर पड़ी। यह देखकर माधुरी मित्तल तुरंत बोली, शनाया मेरे साथ सोशल प्रोग्राम्स में शामिल होना चाहती है। इस छोटी सी बात से वैभव को शनाया का इरादा समझ में आ गया। उसे एहसास हुआ कि शनाया उसके लिए प्रयास कर रही है। क्या अब शनाया और वैभव ने बीच सब ठीक होगा? जानने के लिए बने रहिए। वैभव राणा शनाया शाह की खुशी और मानसिक शांति के लिए अपने संबंध को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह चुप्पी साधे रहे। उनके दिल में शनाया के लिए सहानुभूति थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में बदलाव कर रही थी ताकि वैभव को सहज महसूस हो। फिर भी उसे शनाया को जाने देना मुश्किल लग रहा था। कभी कभी वह सोशल प्रोग्राम्स में उपस्थित होते, लेकिन जल्दी ही वहां से चले जाते। उनके परिवार की महिलाओं की बात करें तो हर कोई उनकी मौजूदगी में उनकी प्रशंसा करता और तारीफ करता, जिससे किसी को उनका अपमान करना मुश्किल था। फिर भी वैभव अच्छी तरह जानता था कि उनकी मां और चाची अमीर परिवारों में पली बड़ी थी। उनकी शादी राणा परिवार के साथ उपयुक्त मानी जाती थी। शनाया की स्थिति के बारे में सोचते हुए वैभव उसकी दृढ़ निश्चयता को समझने लगा। उसने शनाया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। शनाया ने अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए हाथ नहीं खींचा। वैभव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और चुप्पी साधे रहा। मित्तल घर में कुछ समय बिताने के बाद वैभव को ऑफिस लौटना था, इसलिए उसने विदाई ली। शनाया ने सोनू का हाथ पकड़कर उसे विदा करने तक साथ चलना सुनिश्चित किया। वैभव धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शनाया से बोला, शनाया, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पूरी तरह नहीं समझता। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता हूँ, तुम्हारे नजरिए से चीजें देखना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद भी मैं तुम्हारे प्रति सच में सहानुभूतिपूर्ण हूँ। अगर तुम्हें मेरी दुनिया में फिट होना थकावट भरा लगे तो तुम जैसी हो वैसे ही रह सकती हो। मैं सामाजिक कार्यक्रमों में ना भी जाऊं तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें खोने का विचार सहन नहीं कर सकता। मेरी पत्नी को किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए अपमान या बाधा बनूं। वैभव ने थोड़ी देर के लिए शनाया को देखा, फिर गहरी आवाज में बोला, दिल्ली में मेरी छवि अच्छी नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मुझे इससे कभी फर्क पड़ा है? जो मायने रखता है वह यह कि मैं अपनी पत्नी के बैकग्राउंड को स्वीकार करता हूं, और यह किसी का काम नहीं कि वो इसका निर्णय लें। हम भी उनके भरोसे नहीं है। शनाया की नजरें वैभव पर जमी रहीं। कुछ पल बाद उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को धीरे से सहलाया। कोमल स्वर में बोली, हम साथ हैं, एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हम चुनौतियों का सामना साथ नहीं करेंगे तो हम डूबने का खतरा उठाएंगे और साथ ही किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। भले ही हम दोनों नौका के फ्रंट पार्ट पर खड़े नहीं हो पाए, लेकिन हमें पीछे के हिस्से को थामना होगा और पानी में गिरने से बचना होगा। वैभव, मुझे एडजस्ट होने का समय दो। अगर मैं सच में फिट नहीं हो पाती तो मैं खुद को मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम अभी तलाक देने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं दबाव नहीं डालूंगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं बोझ हूं या तुम मुझे पसंद नहीं करते तो बस बता दो, मैं तुरंत चली जाऊंगी और फिर कभी परेशान नहीं करूंगी। जहां तक शनाया अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। यही था उसका दृढ़ संकल्प। वैभव ने सोनू की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। उसने शनाया को कसकर अपनी बाहों में लिया और भरी आवाज में कहा, हम कभी अलग नहीं होंगे। मैंने कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटा। जब तक तुम सहयोग करने के लिए तैयार हो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुम्हें किसी भी समय राणा कॉर्पोरेशन का शेयर होल्डर बना सकता हूं और तुम दिल्ली की सबसे धनी महिला बनोगी। मैं हमेशा तुम्हारे अधीन काम करने और तुम्हें और भी समृद्ध बनाने के लिए तैयार हूं। शनाया ने चुपचाप सांस ली और अपने हाथ उसके कमर पर डाल दिए। जब उसे पता चला कि वैभव ने उसके साथ झूठ बोला था, तब से लेकर अब तक यह पहला नरमी भरा आलिंगन था। हालांकि वे गले लगे थे, उनके दिल पास होने के बावजूद थोड़े अलग लगे। वैभव उसके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार था, जबकि शनाया मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसने अपने लिए उत्कृष्ट बनने का प्रण लिया, यह सोचकर कि एक दिन वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, बजाय इसके कि उसे खींचा जाए। शनाया मासी, वैभव मौसा, तीसरा पहिया। सोनू ने अपना सिर उठाया और अपनी बड़ी आंखें झपकाते हुए दो वयस्कों पर ध्यान केंद्रित किया। उलझन में शनाया ने जल्दी से वैभव को दूर किया, फिर सोनू को उठाया। उसने वैभव की ओर देखा और कहा, अब तुम काम पर जा सकते हो। वैभव ने खेल खेल में सोनू की गाल चुटकी, तुम सच में थर्ड व्हील हो। वैभव राणा अब ऑफिस जाने के लिए तैयार था। रिलक्टेंटली उसने मित्तल विला से विदा ली, शनाया की सतर्क निगाहों के नीचे से गुजरते हुए। सोनू ने अपने गाल पर हाथ रगड़ा जहां मौसा ने उसे चुटकी ली थी और शनाया से बोला, शनाया मासी, वैभव मौसा ने मुझे तीसरा पहिया कह दिया। मेरा नाम सोनू है, तीसरा पहिया नहीं। शनाया ने सोनू को उठाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे मौसा तो बस मजाक कर रहे थे, तुम तीसरा पहिया नहीं हो, तुम तो सुलह कराने वाले हो। सोनू भले ही उनका बच्चा नहीं था, लेकिन दोनों के बीच सुलह की भूमिका निभाता था। वह वैभव और शनाया के गुस्से को संभालने और उनके झगड़े से बचने में मदद करता था। मैं सोनू हूं, ठीक है, तुम सोनू हो। इतना कहने के बाद ही सोनू संतुष्ट हुआ। उसे तीसरे पहिए या सुलहकर्ता होने का कोई अंदाजा नहीं था। बस इतना जानता था कि उसका पूरा नाम सोनू गुप्ता है और सभी उसे सोनू बुलाते हैं। शनाया जब घर लौट आई तो मित्तल मैडम ने उसे अनिका का वॉक इन क्लॉसेट देखने के लिए ऊपर भेजा, जो अनिका के कपड़ों से भरा हुआ था। माधुरी मित्तल ने कहा, शनाया, तुम्हारी हाइट और बॉडी अनिका जैसी है, पहले उनके कपड़े ट्राई करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी कि कौन से आउटफिट तुम्हारी नेचुरल एलिगेंस को और उभारेंगे। अनिका ने उदारता पूर्वक प्रोत्साहित किया, शनाया, मेरी मम्मी ने कहा है तुम मेरे कपड़े पहन लो, हम कजिन हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वैसे भी कई आउटफिट मैंने खरीदे थे और कभी नहीं पहने, बस यहाँ छोड़ दिए, कुछ मेरे लिए पहन लो, उस तरह मैं उन्हें रखने का बहाना भी पालूंगी। शनाया को यह बात मजेदार लगी। अनिका जब किसी को पसंद करती थी वह सच्चे दिल से व्यवहार करती और कभी दिखावा नहीं करती, लेकिन जिनसे उसकी टकराहट होती उन्हें शर्मिंदा करना भी जानती थी। पूरा दोपहर कपड़े ट्राई करने में बीता। इसके अलावा शनाया को उसकी मासी और कजिन ने हेयर और फेशियल ट्रीटमेंट्स के लिए भी ले जाया गया। शाम का समय आया और यह दिल्ली स्कूल के आस-पास के बिजनेस के लिए पीक ऑवर था, खासकर बुक स्टोर के लिए। स्कूल की क्लासेस रिज्यूम हो चुकी थी। स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टेशनरी और संदर्भ सामग्री खरीदनी थी। कुछ सामग्री देर से पहुंची थी, जिससे पिछले 2 हफ्तों में छात्र लगातार बुक स्टोर आते रहे। उस समय शनाया का बुक स्टोर स्टूडेंट्स से भरा हुआ था, जो किताबें और स्टेशनरी खरीदने में व्यस्त थे। इस वजह से जैस्मीन और मिसेस गायत्री शर्मा बहुत व्यस्त थीं। जब शनाया स्टोर में मदद नहीं कर पाई तो उन्होंने मिसेस गायत्री शर्मा को व्यवस्थित किया ताकि जैस्मीन पर बोझ न पड़े। तभी एक नई एसयूवी बुक स्टोर के दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, जगन बख्शी बाहर आए, सफेद सूट पहने और हाथ में फूलों का गुलदस्ता ली। भीड़ में खड़े स्टूडेंट्स को देखकर जगन ने गुलदस्ता कार में वापस रखा। उन्होंने कोट उतारा और अपने दाहिने हाथ की महंगी घड़ी भी कार में रख दी। फिर उन्होंने बाजू ऊपर करके अपने आप को तैयार किया जैस्मीन की मदद करने के लिए। जैस्मीन, जगन ने स्टोर में प्रवेश किया और नम्रता से कहा, तुम व्यस्त हो, क्योंकि मैं यहाँ हूं तो क्या मैं किसी काम में मदद कर सकता हूँ? बस स्टूडेंट्स को उनकी जरूरत की चीजें ढूंढने में मदद करो। जैस्मीन ने निर्देश दिया, जिससे वह मनचाहा सहायता कर सके। भुगतान के लिए उसे जिम्मेदारी नहीं दी गई, क्योंकि वह कीमतों से परिचित नहीं था। तीनों व्यस्त थे जब तक कि स्टूडेंट सेल्फ चेकआउट न करें। थोड़ी देर बाद जब उन्हें आराम का समय मिला तो जैस्मीन को जगन से बात करने का मौका मिला। तुम्हें आज शाम तो कोई सोशल फंक्शन अटेंड करना है ना? जगन बख्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बॉस ने अचानक थोड़ी डील दी और खुद ही सोशल इवेंट में चले गए, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। सोचा काम के बाद तुम्हें लेने आ जाऊं, साथ में डिनर करेंगे। मैंने दिल्ली होटल में रिजर्वेशन करवाई है और डिशेज पहले से ऑर्डर कर दी हैं। जैसे ही हम पहुंचेंगे खाना तुरंत सर्व हो जाएगा, किसी इंतजार की जरूरत नहीं। साथ ही मैंने 2 मूवी टिकट भी ले लिए हैं। डिनर के बाद हम फिल्म देख सकते हैं। मुझे इतनी फ्री टाइम कम ही मिलता है। जब से जगन राणा का एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बना था, उसका समय हमेशा बिजी रहता था। रातें भी शायद ही कभी खाली होती थीं, हर समय किसी न किसी सोशल इवेंट में। वैभव और शनाया के रिश्ते के उभरते समय में उसका वर्कलोड सबसे अधिक था। वैभव अक्सर कंपनी के काम जगन को सौंप देते थे ताकि वह अपनी पत्नी के साथ समय बिता सके। जैसे ही जैस्मीन कुछ बोलने ही वाली थी, जगन अचानक मुड़कर बाहर भाग गया। जैस्मीन चौंक गई और मिसेस गायत्री शर्मा से पूछ बैठी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, है ना? फिर वह अचानक क्यों भाग गए? गायत्री शर्मा ने उत्तर दिया, मैं बाहर खड़ी थी और देखा कि मिस्टर बख्शी कार से फूलों का गुलदस्ता लेकर उतर रहे थे। उन्होंने स्टोर में भीड़ देखी, इसलिए गुलदस्ता कार में वापस रखा, फिर कोट उतारा और स्टोर में आ गए।
तो अब शायद वह गुलदस्ता लेने वापस जा रहे होंगे। गायत्री शर्मा मुस्कुराई और बोली, मिस्टर बख्शी, सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम्हें तो ऐसा भाग्यशाली कहना चाहिए जो कि लाखों में एक को मिलता है। लेकिन भाग्यशाली का जिक्र होते ही उनका मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने आह भरी और कहा, सोचती हूँ कि मिसेस ने अब क्या फैसला किया होगा। वैभव उनकी वजह से भूख नहीं लगा रहे और काफी दुबले दिख रहे हैं। हम सब उनकी चिंता महसूस करते हैं। वास्तव में सबसे अधिक सहानुभूति उनकी मां को थी। चूंकि वैभव की गलती थी, वह मिसेस के लिए कोई परेशानी नहीं चाहती थी। साथ ही माया राणा अभी भी मानती थी कि जो वैभव और शनाया के बीच मतभेद हैं उन्हें खुद सुलझाना चाहिए, किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वैभव विशेष रूप से बुजुर्गों से मदद न मांगे। वैभव और शनाया कठिन समय से गुजर रहे हैं। हालांकि लक्ष्मी डाइट पर हैं, शनाया भी कुछ किलो कम कर चुकी हैं। उन्होंने नोट किया, शनाया इस स्थिति को अपने डाइट को प्रभावित न करने दिया, इसलिए शायद थोड़ा पतली हो गई थी। मिसेस सक्सेना और मिस्टर बख्शी, कृपया अपना ख्याल रखें, उन्होंने जुड़ा। जैस्मीन ने फिर पूछा, गायत्री आंटी, क्या आपको लगता है कि जगन और मैं अच्छे मैच हैं? बख्शी परिवार विवाह में कड़ी माना करते थे। गायत्री शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आप दोनों दिखने में अच्छे मैच हैं। जैस्मीन चुप रह गई, क्योंकि इस उत्तर ने उसे स्तब्ध कर दिया। जब से उसके माता पिता और आंटी ने यह जाना कि जगन उसका पीछा कर रहे हैं, उन्होंने उसे जल्दी से जल्दी जगन के प्यार को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, वरना वह मौका गंवा देगी। यहां तक कि सनी लखानी ने भी कहा था कि जगन एक अच्छे लड़के हैं, जिससे जैस्मीन पर दबाव बढ़ गया कि अगर वह प्यार को अस्वीकार करेगी तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जगन फिर से कोट पहनकर हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए स्टोर में प्रवेश किया। जैस्मीन के पास पहुंचकर उसने प्यार भरे स्वर में कहा, जैस्मीन, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। जैस्मीन ने गुलदस्ता स्वीकार किया और कहा, धन्यवाद, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया, उसने उत्तर दिया। फिर उसने अपनी जेब से एक लाल टिफिनी बॉक्स निकाला, खोला और जैस्मीन को दिया। मैंने सोचा कि यह चार्म ब्रेसलेट तुम्हारे लिए सही रहेगा, इसलिए खरीदा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और ब्रेसलेट उसकी कलाई पर पहनाया। जैस्मीन ने उपहार अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि बिना कारण ऐसा करना उसके लिए मुश्किल था। हालांकि जगन अक्सर वैभव से अधिक मिलनसार और खुश मिजाज दिखते थे, उनके अंदर एक डोमिनेंट साइड भी था। इतनी महंगी चीज मिलने के बाद जैस्मीन पर दबाव था कि वह भी उपयुक्त तोहफा दे, ताकि खुद को ऋणी महसूस न करे। जैसा कहावत है, एक अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा होना चाहिए। जैस्मीन ने गायत्री शर्मा के लिए फूड डिलीवरी का ऑर्डर दिया और उन्हें स्टोर की चाबी सौंप दी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, गायत्री आंटी, आप डिनर के बाद जब चाहें स्टोर बंद कर सकती हैं और घर जा सकती हैं। आप चाहें तो चाबी रख सकती हैं या अपनी मिसेस को दे सकती हैं। जिस पर गायत्री शर्मा ने जवाब दिया, मेरी मिसेस अगले कुछ दिन उपलब्ध नहीं रहेंगी, इसलिए मैं उनकी जगह स्टोर संभालने आ जाऊंगी। मैं चाबी रखना चाहूंगी। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आप दोनों डिनर कर लीजिए, स्टोर में संभाल लूंगी। काफी समय से स्टोर में काम कर रही गायत्री शर्मा को किताबों की कीमतों की अच्छी जानकारी थी। अकेले ही वह स्टोर की सारी व्यवस्थाएं सहजता से संभाल सकती थी। जैस्मीन ने राहत की सांस ली और जगन के साथ दिल्ली होटल की ओर चल पड़ी। वैभव हाल ही में कैसे हैं? उसने चिंता भरे स्वर में पूछा। ड्राइविंग करते हुए जगन ने उत्तर दिया, वह पहले से भी ज्यादा बिजी हैं, जैसे सुपर हीरो काम कर रहे हों। मुझे खुद भी बड़ी मुश्किल से ब्रेक मिलता है। उनके अधीन काम करने वाले हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि मुझे उन्हें सलाह देनी चाहिए। अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, केवल शनाया ही उनकी मदद कर सकती है। लेकिन कुछ दिन हो गए जब वे मिले नहीं। माया दादी ने वैभव को शनाया से मिलने से मना किया था, ताकि दोनों को कुछ समय अलग बिताने का मौका मिले। आज आखिरकार वे मिले। मुझे सोच रहा हूं कि उनकी बातचीत कैसी रही। वैभव जब वापस आए तो उसने अपनी परेशानियां मुझसे साझा नहीं की, बस काम में जुट गए। दोपहर में वे मित्तल विला गए और थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर भी वे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगता है कुछ किलो घट गए हैं। जगन ने सिर घुमाकर जैस्मीन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जैस्मीन, हमें उनका उदाहरण नहीं अपनाना चाहिए। हमें हमेशा स्नेहपूर्ण और भरोसेमंद रहना चाहिए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा और तुम भी मुझसे कुछ छिपाओ मत। कौन तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत दिखाना चाहता है? जगन हंसा। मुझे लगता है अब हम प्यार मोहब्बत में हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत सिर्फ रोज आई लव यू कहने से नहीं होता, यह छोटे छोटे एहसासों और कामों से दिखता है। जैस्मीन ने उत्तर दिया, मुझे तो बस यही दिखता है कि तुम हमेशा मेरे माता पिता को खुश करने की कोशिश करते हो, यहां तक कि मेरे भाई के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हो जैसे वह तुम्हारा अपना हो। जगन अपनी प्राकृतिक आकर्षकता और वाक्पटुता के साथ आसानी से जैस्मीन के परिवार में अपना स्थान बना लेते थे, क्योंकि वे तुम्हारा परिवार हैं और भविष्य में वे मेरा परिवार भी होंगे, इसीलिए उन्हें अच्छे से व्यवहार करना स्वाभाविक है। जगन ने समझाया। वाह, कितने बेहिचक हो तुम। मैंने तो तुम्हें कुछ वादा तक नहीं किया, फिर भी तुम ऐसे पेश आ रहे हो जैसे वे तुम्हारा परिवार हो। जगन बिना झिझक बोल उठा। भविष्य की पत्नी को पाने के लिए बेहिचक होना जरूरी है। वैभव की गरिमा की चिंता ही उसे इस स्थिति में ले आई। जैस्मीन खुद को हंसने या रोने के बीच उलझी महसूस कर रही थी। तो तुम वैभव की स्थिति को एक चेतावनी के रूप में देखते हो, है ना? मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। अगर वैभव मेरी सलाह मानते तो वे और शनाया इस मुश्किल में नहीं होते, जगन ने कहा। जैस्मीन ने पूछा, क्या तुम्हें रिश्तों का बहुत अनुभव है? वास्तव में नहीं, तुम पहली और एकमात्र लड़की हो जिसे मैं सच में प्यार करता हूं, उन्होंने स्वीकार किया। जगन ने उसके सवाल का असली मतलब समझ लिया, पर फिर अचानक उसे अपने जगन में एक नाम याद आ गया। जगन ने उसके सवाल का असली मतलब समझ लिया। भले ही उसे कभी स्कूल में किसी लड़की पर क्रश था, वह काफी समय पहले की बात थी और उसे उसकी शक्ल तक याद नहीं थी। बाद में वह इतनी व्यस्त हो गया कि किसी रिश्ते के लिए समय ही नहीं मिला। किसी ने भी उसका दिल नहीं छुआ। शुरुआत में उसे जैस्मीन में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब वैभव और शनाया की अप्रत्याशित शादी हुई, उसने शनाया की बैकग्राउंड की जांच में मदद की और इसी प्रक्रिया में जैस्मीन के बारे में भी जान लिया। उस समय जगन बख्शी ने जैस्मीन को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया था। तब तक उसे उसकी अहमियत का एहसास नहीं हुआ, जब तक रागिनी ने जैस्मीन के लिए ब्लाइंड डेट्स का प्रबंध बंद नहीं कर दिया। उस जन्मदिन की पार्टी में उसे पहली बार जैस्मीन में दिलचस्पी दिखाई दी। उसे जैस्मीन दिलचस्प लगी। जैस्मीन के साथ पहली ब्लाइंड डेट के बाद उसे महसूस हुआ कि वह उसकी टाइप की लड़की थी। उसकी तरह ही जैस्मीन को भी मजेदार गतिविधियों में हिस्सा लेना और गॉसिप करना पसंद था। संयोग से जगन के पास साझा करने के लिए ढेर सारी दिलचस्प बातें थीं और सामने बैठा ऑडियंस भी उत्सुक था। धीरे धीरे जैस्मीन से शादी करने का विचार उसके मन में आने लगा। आखिरकार मैं पहले ही 30 के पार हूं,
प्यार के मामले में मुझे ठीक ठाक समझ है, और वैसे भी बाहरी लोग अक्सर चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। मुझे वैभव की तुलना में चीजें अधिक वस्तुनिष्ठ नजर आती हैं। मैं उसका लव कंसल्टेंट भी बन चुका हूं। अफसोस, मेरी मदद के बावजूद वैभव और शनाया का रिश्ता अभी भी जटिल है। जैस्मीन ने धीरे से सांस ली। शनाया का दिल कठोर नहीं है, बस वैभव ने अपनी असलियत छुपाई और झूठ बोला। अब जब वैभव ने उसे उसकी बहन के घर रहने की अनुमति दी है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। शनाया की वर्तमान चिंता वास्तविकता में वैभव और उसके बीच के बड़े अंतर को लेकर है। वह अपने भविष्य को लेकर मानसिक तनाव महसूस कर रही है। अगर शनाया को अलग रखते हैं तो हमारी जिंदगी में भी काफी अंतर है, लेकिन मेरी स्थिति उसकी तुलना में कहीं बेहतर है। जैस्मीन के पास कई किराए के अपार्टमेंट और आधा शॉप लॉट्स की पंक्ति थी। अगर वह उन्हें बेच देती तो उसकी संपत्ति वर्तमान बाजार दरों के अनुसार 1000 करोड़ से अधिक होती। बेशक वह बख्शी परिवार की तुलना में छोटी थी। जगन के माता पिता कई कंपनियों के मालिक थे। भले ही वे शिव के परिवार जितने अमीर नहीं थे, फिर भी वे एक संपन्न और कम दिखाई देने वाला परिवार थे। जगन ने अपने माता पिता का व्यापार संभालने से इनकार किया और अपनी क्षमता का अनुसरण करने के लिए राणा कॉर्पोरेशन में काम करना चुना। हम पूरी तरह से मेल खाते हैं, हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। जैस्मीन ने उसे देखा, मुस्कुराई और कहा, मुझे खुद को हीन महसूस नहीं होता और नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहने के योग्य नहीं हूं। दिल्ली में पली बड़ी जैस्मीन के पिता ने स्ट्रेटेजिक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से संपत्ति जुटाई थी। बचपन से ही उसने लग्जरी से भरी जिंदगी जिया। भले ही वह किसी अमीर परिवार में शादी करने की इच्छुक नहीं थी, उसने कभी खुद को अयोग्य नहीं माना। जैस्मीन के लिए अमीर परिवार कई चुनौतियां पेश करते थे। जैस्मीन चाहती थी कि वह दिल्ली के किसी स्थिर नौकरी वाले स्थानीय व्यक्ति से शादी करे जिसके पास कई किराए की संपत्तियां हों, ताकि वे अच्छी तरह मेल खाते। शादी के बाद वह कल्पना करती कि अगले दिन किराया कौन जमा करेगा। इस पर अपने जीवन साथी के साथ चर्चा करना उनके लिए सामान्य बातचीत का हिस्सा होगा। शनाया इंफीरियर नहीं है, बस वह बहुत तर्कसंगत है। शनाया को उस सोशल सर्कल में प्रवेश करना पड़ा जिसकी उसने कभी इच्छा नहीं की थी, और यह उसके लिए अत्यधिक तनावपूर्ण था। जगन उसकी स्थिति को समझ गया था। दोनों जैसे ही रिश्तों पर चर्चा कर रहे थे, वे दिल्ली होटल पहुंच गए। अंडरग्राउंड पार्किंग की बजाय जगन ने कार होटल के सामने पार्क की। जैस्मीन जैसे ही कार से बाहर निकलने लगी, जगन ने याद दिलाया, वो गुलदस्ता मत भूलना जो मैंने तुम्हें दिया। डिनर में गुलदस्ता क्यों ले जाऊं? बुदबुदाते हुए भी जैस्मीन ने गुलदस्ता हाथ में लेकर कार से बाहर निकली। तभी जगन ने सहज रूप से उसका हाथ थामा और उसे होटल के अंदर ले गया। जगन! तभी एक ऊंची और तीखी महिला की आवाज आई। वह जगन के लिए परिचित थी, लेकिन जैस्मीन के लिए अनजान। पर उस शख्स की आवाज सुन जगन के जैसे पसीने छूटने लगे। आखिर कौन है वो शख्स जिसके कारण जगन की हालत खराब हो गई? जानने के लिए बने रहिए। तभी जगन ने सहज रूप से उसका हाथ थामा और उसे होटल के अंदर ले गया। जगन! एक ऊंची और तीखी महिला की आवाज आई। वह जगन के लिए परिचित थी, लेकिन जैस्मीन के लिए अनजान। जल्दी करो, जगन ने जैस्मीन को तेज कदम चलाने के लिए कहा। जैस्मीन जैसे ही खींची जा रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और एक खूबसूरत मध्यवयीन महिला को हाई हील्स में तेजी से बढ़ते हुए देखा। जगन! जैसे ही यामिनी बख्शी ने अपने बेटे को बुलाया, उन्होंने देखा कि वह एक युवा लड़की को अंदर खींच रहा था, शायद उसे उनसे छुपाने के लिए। यामिनी बख्शी खुद को रोक नहीं सकी। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए और जल्दी से उनके पास पहुंचकर जगन के सामने रुक गई। जगन, तुम शरारती, क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? सबसे पहले उन्होंने उसे डांटा, फिर जैस्मीन की ओर देखते हुए मुस्कुराई और कहा, बेटी शर्मा मत, मुझे तो जगन को समझाना ही पड़ा। मेरी आवाज सुनकर वह कैसे भाग सकता है? माँ! जगन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी माँ यहां देखने को मिलेगी। यामिनी बख्शी ने जैस्मीन को सिर से पैर तक निहारा और देखा कि उसके हाथ में गुलदस्ता है। जबकि जगन ने कुछ समय पहले उसका हाथ छोड़ दिया था, यामिनी बख्शी ने साफ देखा कि वह थोड़ी देर पहले उसका हाथ पकड़े हुए था। फूल देना और हाथ पकड़ना, ये सभी जोड़े के सामान्य संकेत थे। यह शरारती लड़का डेटिंग कब शुरू कर दिया? उसने अपने परिवार को तो बिल्कुल भी नहीं बताया। जैस्मीन ने देखा कि यह सुरुचिपूर्ण मध्यवयीन महिला वास्तव में जगन की मां है और आत्मविश्वास से उन्हें संबोधित किया। नमस्ते आंटी। यामिनी बख्शी ने जैस्मीन की अभिवादन पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वे उनके बीच खड़ी हुई। जैस्मीन के उस हाथ को गर्मजोशी से थाम लिया जो गुलदस्ता पकड़े नहीं था। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम जगन की गर्लफ्रेंड हो? अचानक जैस्मीन खुद को जगन के माता पिता से मिलते हुए पाई। अगर वह यह कह देती कि वह जगन की गर्लफ्रेंड नहीं है तो यामिनी बख्शी शायद उस पर विश्वास नहीं करती। जैस्मीन ने जगन की ओर देखा और फिर खुद का परिचय दिया। आंटी, मेरा नाम जैस्मीन सक्सेना है। मैं सिर्फ जगन की एक दोस्त हूँ। एक फीमेल फ्रेंड भी मूलतः गर्लफ्रेंड होती है, तो इसका मतलब है कि तुम जगन की गर्लफ्रेंड हो। अरे एक सेकंड, जैस्मीन सक्सेना नाम मुझे कहीं से तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या हम पहले कभी मिले हैं? यामिनी बख्शी ने सौजन्यपूर्वक पूछा और जैस्मीन की बाह को पकड़े हुए आगे बढ़ी। जैस्मीन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। शायद आप मेरा नाम जानती हैं, क्योंकि कुछ महीनों पहले मेरी शर्मिंदगी की घटना के कारण यह चर्चा में था। मैं उस समय किसी की जन्मदिन की पार्टी में अपनी मासी रागिनी लखानी के साथ गई थी। उस रात मैंने काफी शराब पी और अंततः फर्श पर सो गई थी। वह घटना शायद आपके सामाजिक दायरों में फैल गई होगी। यामिनी बख्शी जोर से हंसी और कहती हैं, तो यह तुम थी? अब समझ में आया कि तुम्हारा नाम मुझे जाना पहचाना लग रहा था। तुम रागिनी लखानी की भांजी हो। वह अक्सर तुम्हें सामाजिक कार्यक्रमों में लाती है। मुझे लगता है कि हम कई कार्यक्रमों में एक दूसरे से मिले होंगे, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई। बख्शी महिलाएं हमेशा से कम दिखाई देने वाली रही हैं। भले ही वे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें, वे कभी कभी ही दूसरों से बातचीत करती। वे ऑर्गेनाइजर्स से ब्रीफ टॉक करती और फिर कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती जब तक कि भोजन के बाद वे प्रस्थान न करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे उच्च समाज की गतिविधियों से अनजान थीं। जैस्मीन ने जिस फर्श पर सोने की कहानी बताई थी वह अच्छी तरह से जानी जाती थी। तुमने जगन को डेट करना कब शुरू किया? घर आने पर उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। लगता है वह काफी समय से वापस नहीं आया है। यामिनी बख्शी ने जिज्ञासा व्यक्त की। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने इसे जैस्मीन से छुपा रखा है, उन्होंने सोचा
कि वह कितने समय तक यह रहस्य बनाए रखेंगे। जगन, जो उनके साथ चल रहे थे, बोले, माँ, जैस्मीन ने अभी बताया कि वह मेरी बस एक दोस्त है। अगर मैंने आपको बताया होता तो आप यहाँ कई लोग लेकर आ जाती। क्या होगा अगर इससे जैस्मीन डर जाती और फिर मुझे देखना ही नहीं चाहती? यामिनी बख्शी समझ गई। हालांकि उनका बेटा जैस्मीन का दिल जीत नहीं पाया था, यह स्वीकार्य था। उनके बेटे की रुचि जैस्मीन में थी और वह उसके करीब थी। यामिनी बख्शी मुस्कुराते हुए कहती हैं, जगन की बातों पर ध्यान मत दो, हम बहुत सहज हैं और युवाओं के लिए चीजें जटिल नहीं बनाएंगे। जैस्मीन, जब भी तुम्हें समय मिले तुम जगन के साथ मेरे घर आ सकती हो। जैस्मीन ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, मुझे डर है कि मैं शायद बाधा बन जाऊं। जगन ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि नहीं, मुझे तुम्हारी संगति वास्तव में बहुत पसंद है। जिसके बाद यामिनी ने जैस्मीन का हाथ थामकर उसे ऊपर ले जाया, जैसे कि उन्हें पता हो कि जगन ने हमारे खाने के लिए कौन सा कमरा रिजर्व किया है। कमरे में प्रवेश करते ही वे उस प्राइवेट रूम में पहुंच गईं, जिसे जगन ने पहले ही बुक कर रखा था। बैठते ही यामिनी बख्शी ने अपनी शानदार चार्म ब्रेसलेट उतारी। फिर उन्होंने जैस्मीन का हाथ उठाया जिस पर जगन की दी हुई ब्रेसलेट थी और उसे हटा दिया। इसके बाद मिसेस बख्शी ने अपनी खुद की ब्रेसलेट जैस्मीन की कलाई पर रखी और कहा, जैस्मीन, चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है और मैंने कोई तोहफा तैयार नहीं किया, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी ब्रेसलेट पहन लो। यह चार्म ब्रेसलेट उससे भी अधिक सुंदर और खास है जो कि मेरे गधे बेटे ने दी है। जैस्मीन, जो एक संपन्न परिवार में जन्मी थी और जिसकी एक अमीर मासी थी, आभूषणों की कई किस्में देख चुकी थी और उनकी कीमत का अंदाजा लगा सकती थी। जगन की दी हुई ब्रेसलेट काफी महंगी थी, लगभग 1 करोड़ के आसपास। इसके मुकाबले मिसेस बख्शी की ब्रेसलेट और भी सुरुचिपूर्ण थी। इसका डिजाइन साफ और खूबसूरत था, स्पष्ट रूप से इसकी उच्च गुणवत्ता दर्शा रहा था। यह निश्चित ही बहुत मूल्यवान था। जैस्मीन इतने उदार तोहफे को स्वीकार करने में हिचकिचाई। वह ब्रेसलेट उतारकर यामिनी बख्शी को लौटाने की सोच रही थी, लेकिन यामिनी बख्शी ने उसे रोक दिया। जैस्मीन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा तोहफा वर्थलेस है? तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। अगर तुम इनकार कर दोगी तो इसका मतलब है कि तुम्हें यह पर्याप्त मूल्यवान नहीं लगता। जैस्मीन ने थकान भरे स्वर में जवाब दिया, आंटी, यह तो बहुत ही कीमती है। इतना नहीं, भले ही यह मूल्यवान दिखता है, यह केवल जगन की दी हुई ब्रेसलेट से थोड़ा महंगा है। यामिनी बख्शी ने दृढ़ता से यह ब्रेसलेट जैस्मीन को देने का निश्चय कर लिया था। जैस्मीन ने जगन की ओर देखा, शायद उसका समर्थन मांगते हुए। मदद करो, उसने धीरे से कहा, लेकिन जगन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसकी विनम्र और आग्रहपूर्ण आंखों को देखकर वह हंसा और बोला, जैस्मीन, चूंकि मेरी मां ने तुम्हें यह ब्रेसलेट दी है, तुम्हें इसे बस स्वीकार करना चाहिए। इसे पहनने का हक केवल तुम्हें ही है। यह ब्रेसलेट बख्शी परिवार की विरासत में से एक थी। हालांकि यामिनी बख्शी की ब्रेसलेट उतनी कीमती नहीं थी जितनी कि मुख्य बख्शी परिवार की पत्नी की। फिर भी यह जगन द्वारा दिए जाने वाले किसी भी तोहफे से कहीं अधिक मूल्यवान थी। पर फिर भी यामिनी बख्शी ने इसे अपनी सबसे बड़ी बहू को यह विरासत देने की इच्छा जताई थी। लेकिन चूंकि शिव अभी अविवाहित था, उन्हें चिंता थी कि इसे कोई विरासत में नहीं पाएगा। अब जब यामिनी बख्शी ने यह ब्रेसलेट जैस्मीन को दी, यह संकेत था कि उन्होंने जैस्मीन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि यामिनी बख्शी जगन की मां थी। उनके व्यवहार दोनों में काफी समानता थी। फिर यामिनी बख्शी ने जगन की दी हुई ब्रेसलेट जैस्मीन की दूसरी कलाई पर रखी। जैस्मीन स्तब्ध रह गई। यामिनी बख्शी को ठुकरा नहीं सकती थी, इसलिए उसने इसे गरिमा के साथ स्वीकार कर लिया। धन्यवाद आंटी, उसने कहा। यामिनी हंस दी और बोली, कोई बात नहीं, मुझे वास्तव में तुम पसंद हो। वैसे क्या तुम्हारे माता पिता उपलब्ध हैं? मैं जगन के पिताजी को बताऊंगी कि मैं तुम्हारे माता पिता को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। जैस्मीन ने सोचा, क्या यही वह अवसर है जब हमारे दोनों परिवार पहली बार मिलेंगे? अचानक उसे समझ आया कि क्यों जगन ने इतनी जल्दी अपने परिवार को अपनी रुचि के बारे में नहीं बताया। सच में उसका परिवार इस संबंध को लेकर बहुत उत्सुक था। फिर जैस्मीन ने ध्यान से सोचा कि उसके माता पिता जगन को कितना पसंद करते हैं। अगर वे यहाँ आते और मिलते तो बातचीत शायद उनके संभावित विवाह की योजनाओं तक पहुंच जाती। इसलिए उसने सजगता से कहा, आंटी, मेरे माता पिता इस समय ट्रैवल पर हैं और शायद कुछ महीने नहीं लौटेंगे। यामिनी बख्शी ने थोड़ी खिन्नता के साथ उत्तर दिया, ओह, वे दूर हैं। फिर हम उनके लौटने तक इंतजार करेंगे और तब मिलकर किसी दिन डिनर प्लान करेंगे। वैसे जैस्मीन, क्या तुम्हारे माता पिता पहले ही जगन से मिल चुके हैं? हाँ, मिल चुके हैं। वे उसके बारे में क्या सोचते हैं? जैस्मीन ने जगन की ओर देखा और जवाब दिया, मैंने अपने माता पिता से उनकी राय नहीं पूछी, क्योंकि जब जगन मेरे घर आया था तो उसका मुख्य उद्देश्य मेरा भाई दिवांश देखना और उसे भोजन पर ले जाना था। इसलिए मेरे माता पिता सोचते हैं कि वह मेरे भाई को पसंद करता है। यामिनी बख्शी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। जगन का आकर्षक चेहरा थोड़ा लजाया हुआ दिखा, लेकिन उसने स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया। वह समझ गया कि जैस्मीन फिलहाल उनके माता पिता की मुलाकात को स्थगित करना चाहती है। उसे जल्दी नहीं थी, वह केवल इस खूबसूरत महिला को इस साल अपने घर लाकर खुश था। जैस्मीन, यह साफ है कि जगन तुम्हें पसंद करता है। अगर उसे पुरुषों में रुचि होती तो उसका पहला विकल्प वैभव होता। लेकिन रुको, वैभव तो पहले ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। यह निश्चित ही नियति है। और वैभव और जगन भी सबसे अच्छे दोस्त हैं। दो सबसे अच्छे दोस्त जिनकी शादी दो अन्य सबसे अच्छे दोस्तों से हो रही है। क्या अद्भुत संयोग है। मिसेस बख्शी ने अपने बेटे की ओर से बात की, इस डर से कि जैस्मीन शायद गलतफहमी में पड़ जाए और सोचे कि उसका बेटा बाइसेक्सुअल है। जैस्मीन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है आंटी। तभी मिसेस बख्शी का फोन बजा। उन्होंने उठाया और दोनों की ओर देखते हुए कहा, जैस्मीन, मुझे थोड़ी जरूरी चीज देखनी है, इसलिए अब मैं चली जाती हूँ। तुम और जगन अपना डिनर का आनंद से करो और उसके बाद 1 या 2 फिल्में देख सकते हो। मेरे बेटे के पास इतना फुर्सत का समय शायद ही कभी होता है। आप हमारे साथ क्यों नहीं खाती? मेरी कुछ मीटिंग्स भी हैं, क्लाइंट आ गए हैं, मुझे जाना होगा। मैं उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करा सकती। यामिनी बख्शी ने खड़े होते हुए कहा। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें जगन को याद दिलाईं और अनिच्छा के साथ वहां से चली गईं। यामिनी बख्शी के जाने के बाद जैस्मीन ने राहत की सांस ली और जगन से कहा, तुम्हारी मां बहुत उत्साही हैं। मेरे परिवार के सभी बड़े इसी तरह हैं। मैं जानता हूं कि वे कैसे हैं, इसलिए मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं। यदि उन्हें पता चल जाता तो वे बिना हमारी सगाई के तुम्हारे घर सगाई के तोहफे भेजने लगते। वे तो मेरे माता पिता से भी अधिक अधीर हैं। जैस्मीन ने टिप्पणी की।
उसके माता पिता और रिश्तेदारों का जगन के प्रति बहुत अच्छा प्रभाव था। ऐसा लग रहा था कि यदि उसने उसे स्वीकार नहीं किया तो परिवार उसके खिलाफ कठोर कदम उठा सकता था। लेकिन वे यामिनी बख्शी जितने उत्सुक नहीं थे जिससे जैस्मीन के पास सोचने का समय था। आखिरकार यह उसका विवाह और उसकी जिंदगी थी। उसके माता पिता सलाह देते थे लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा उसके हाथ में था। इसी बीच शनाया अपनी बहन के स्टोर के सामने रुक गई। सोनू को कार से उठाते हुए उसने देखा कि लक्ष्मी ने सब कुछ पैक कर लिया है और बस अपनी बड़ी बहन का इंतजार कर रही है ताकि वे उस जगह लौट सकें जिसे उसने किराए पर लिया था। लक्ष्मी, मम्मी। लक्ष्मी बाहर आई और उन्होंने अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया। उसने देखा कि शनाया बिल्कुल बदल चुकी है। उसने उसकी नई उपस्थिति का मूल्यांकन किया और कहा, शनाया, तुम्हारी नई हेयर स्टाइल के साथ तुम बेहद सुंदर लग रही हो। ये सच में तुम्हारे लिए सही है। माधुरी मासी और अनिका ने मेरी मदद की। तुम्हें पसंद आई? उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े भी चुने हैं। जब हम लौटेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। नए कपड़े और जूते सब उसकी कार में थे। उसने अपनी मासी के साथ शॉपिंग में लगभग सारी बचत खर्च कर दी थी। वैभव द्वारा घर के खर्चों के लिए दी गई राशि उपलब्ध थी लेकिन शनाया ने उसका उपयोग नहीं किया। क्या तुमने खा लिया लक्ष्मी? उसने पूछा। तुम लोग देर कर दिए इसलिए मैंने स्टोर में अपने लिए कुछ नूडल्स बना लिए, लक्ष्मी ने उत्तर दिया। उसने अपने बेटे को उठाया और चिंता में पूछा, आंटी, माधुरी ने क्या कहा? शनाया अपनी बहन लक्ष्मी की मदद कर रही थी ताकि वे दुकान बंद कर सके। फिर दोनों कार में बैठ गई। मैंने आंटी माधुरी से मदद मांगी और उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। और हाँ, मेरे पास एक रोमांचक खबर भी है। क्या बताऊं? जिस पर शनाया ने अपनी बात पूरी की, जिसे सुनते ही अचानक लक्ष्मी जो कर रही उसे रोक दिया और फिर हैरानी से शनाया की ओर देखने लगी। क्या बच्चा? आखिर किसके बच्चे की बात हो रही है यहाँ पर? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड लिसनर्स,